Okay, so good day everyone, and welcome once again to Trading शिक्षा। तो सबसे पहले जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सबको हमारी तरफ से मिलेटेड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। एंड आप लोग में से बहुत लोगों के मैसेजेस आए, जितने पॉसिबल मैंने मैसेजेस कर पाए मैंने सबको रिप्लाई किया इंडिविजुअली। कुछ क्वेरीज भी थे तो मैंने इंडिविजुअली उनके क्वेरीज भी सॉल्व किए इस वीकेंड पे। एंड कई सारे लोगों से बात हुई, काफ़ी अच्छा रहा। एंड आप लोग के पैशन डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है। एंड आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा अब कर भी रहे हैं, कन्विक्शन भी बढ़ रही है, एंड रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड कन्विक्शन डेवलप करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मार्केट में अगर अच्छा पैसा बनेगा तो वो कन्विक्शन से ही बनेगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा तो वो कन्विक्शन से ही आएगा। कन्विक्शन किस पे होगा? कन्विक्शन होगा आपका अपने ऊपर खुद। और उसको लाने के लिए इजी करने का जो प्रोसेस है वो है रूल्स एंड टूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स हमें ये बताते हैं कि ये सही है या ये गलत है। और वो रूल्स जो होते हैं वो हमारे साथ खड़े होते हैं जब डिफिकल्ट पीरियड आता है मार्केट में। तो वो हमें ये बताते हैं कि देखो अभी जो प्राइस है वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसको अवॉइड करना चाहिए, या प्राइस एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो अभी वीक हो सकता है या अभी वो स्ट्रेंथ गैदर करेगा। तो ये आपको जो क्लैरिफिकेशन मिलती है, जस्टिफिकेशन मिलती है लाइव मार्केट में, वो आपको रूल्स के पैरामीटर्स पे मिलती है। तो रूल्स एक्चुअली मार्केट के लिए नहीं, आपके अपने लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने आप को कन्विंस कर पाओ कि हाँ जो मैं देख रहा हूँ वो सही है, जो मैं देख रहा हूँ वो सही, मतलब मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो मेरे को रिजल्ट आए। ट्रेडिंग एक रेपिटेटिव नेचर ऑफ जॉब है, जिसमें आपको रिपीट मोड पे उस चीज को करना होता है। जब आप रिपीट मोड पे किसी चीज को करते हो तो वो आपको रिजल्ट्स ला के देगा। आपको रिपीट मोड पे रूल्स पे उसी रूल्स पे काम करना है। कई बार ऐसा होगा जब आप देखोगे कि आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपका स्टॉप हिट हो गया। कई बार ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आ गया। दोनों ही सिचुएशन में अगर आप रूल के साथ एंटर कर रहे हो और रूल के साथ एग्जिट कर रहे हो तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम कोई हमारा ट्रेड था जिसमें स्टॉप हिट हो गया, तो उसमें हम रूल को ट्वीक करने की कोशिश करते हैं, और रूल को ट्वीक करके हम अगली बार कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हम उस रूल को मॉडिफाई कर देते हैं, हम उस रूल से भटक जाते हैं। जब जब ऐसा होगा तब तब लॉन्ग टर्म में आपको और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आपको एक ही पैटर्न पे बार बार कंटिन्यूअसली लूप मोड पे वर्क करना होता है। समटाइम्स इट बिकम्स बोरिंग, समटाइम्स इट बिकम्स चैलेंजिंग, बट ट्रेडिंग जो है ये काफी चैलेंजिंग जॉब है। ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आप खुद आपके प्रोग्रेस के, आपके रिजल्ट्स के बीच में खड़े हो, और उससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, वो है रूल्स को फॉलो कर। रूल को समझते रहेंगे तो वो आपको, आपके लिए एक एज अ वेपन की तरह काम करेगा। आपको गलत डिसीजन लेने से बचाएगा और आपको सही ट्रेड हमेशा दिलाएगा। रूल्स के बेसिस पे हम कुछ सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, और उन सिस्टम्स के अनुसार फिर हम काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम इमोशनलेस है, क्योंकि सिस्टम रूल पे बना है। वो ये जानता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये करना है, ऐसी कंडीशन है तो ये करना है। और इसीलिए उसमें कोई इमोशन नहीं आता है। ह्यूमंस जो होते हैं वो जब कोई चीज देखते हैं तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन सेम सिचुएशन को वो किसी और टाइम पे किसी और तरह से सोच सकते हैं, बिकॉज उनमें इमोशंस होते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम सिस्टम के थ्रू अगर ट्रेड करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वो हमारे लिए काफी सिंपल हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक सिस्टम की बात करेंगे, एक रिवीजन करेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम जो पब्लिक डोमेन में होता है, उसके चलने का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है। और वो उस पर्टिकुलर टाइम तक हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन उसके बाद हो सकता है वही सिस्टम आप देखोगे आपको ट्रैप कर रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिस्टम्स होते हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं कई सारे। एंड जो पब्लिक डोमेन के सिस्टम्स होते हैं उनमें जो आपका ओपोनेंट है, यानी कि जो आपके अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहा है, जब आप बाय कर रहे हो तो जो सेल कर रहा है वो भी ये जानता है कि यहाँ पर आप बाय करोगे। तो
जब वो कंटिन्यूअसली फंस रहा है, अगर किसी सिस्टम पे आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट आ रहा है, तो यानी कि कोई है जो कंटिन्यूअसली लॉस ले रहा है, फंस रहा है वहां पर। तो वो क्या करेगा, वो उस सिचुएशन में आपको वहां पर ट्रैप करने की कोशिश करेगा। और यही रीजन है, फिर चाहे हम एक सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, इचिमुकू की बात करें, कोई पिवोट्स की बात करें, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, हर एक सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रैप करता है। हर एक सिस्टम जो होता है, हर एक सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने इस तरह के चैलेंजेस लेकर आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना है कि कोई भी सिस्टम जो है वो खराब नहीं है, क्योंकि वो एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स पे बना हुआ सिस्टम है। अगर वो सिस्टम आपको रिजल्ट्स दे रहा है तो आप उस सिस्टम पे अपना काम करते जाइए। अगर वो सिस्टम आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली 3 बार आपको रिजल्ट ना दे, स्टॉप हिट कर दे आपका, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम फॉर द टाइम बिंग आपको उस पे पॉज करना है, आपको रुकना है, और अपने किसी बैकअप सिस्टम से फिर प्राइस को इवेलुएट कर। अब इसको करने का प्रोसेस क्या है, जब भी आप कोई सिस्टम, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल बॉलिंजर बैंड की बात करें। आप बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो जिसमें 20 SMA है, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट्स हैं ऊपर और नीचे की तरफ, जहां पर इम्पल्स वेव शुरू होती हैं या टर्मिनेट होती है। 20 मूविंग एवरेज जो कि मीन का काम करता है, जिसके ऊपर बुलिश नीचे बेरिश, बहुत सिंपल सा है, एक सिस्टम बनता है। अब इस सिस्टम पे हमने बीवी ट्रैप को समझा है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा है, और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट को समझा है। कई सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स है जिनको यूज किया जा सकता है। लेकिन आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल किसी एक इंडेक्स में, किसी एक स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, और उसमें जब भी आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, उसमें जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करता है तो आपको एक अच्छा इंपल्स वेव का मूव मिलता है। कोई वहां पर बीबी ट्रैप मिलता है तो वहां पर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हो, और वहां पर आप फिर एक बेरिश ट्रेड लेके, अगर ऊपर की तरफ ट्रैप बन रहा है तो वहां से आप एक बेरिश ट्रेड लेके उसको राइड कर। लेकिन अगर आप देखो कि किसी में भी इंट्राडे पे स्विंग बेसिस पे 3 बार ऐसा हो गया कि आपने वहां पर ट्रेड लिया और आपका स्टॉप हिट हो रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो कैंडल है, वो जो प्राइस एक्शन है इस सेटअप पे, वो अब ऑपरेटर बना रहा है ताकि आप उस तरह का ट्रेड लो, और वो वहां पर अपने लिए बायर या सेलर क्रिएट कर रहा है ताकि वहां से वो पोजीशन को घुमा सके। इसको समझने की जरूरत है। जब वो कंटिन्यूअसली ऐसा करेगा, तो वो क्या करता है कि वो बार बार आपकी कन्विक्शन को ब्रेक कर देता है, और एक बार कन्विक्शन ब्रेक होती है फिर वो उतनी आसानी से लौटती नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं आप उस या तो सेटअप को छोड़ देते हो या आप किसी और सेटअप के पीछे भागने लगते हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारे सेटअप्स जो होते हैं, हमेशा हम मल्टी कंफर्मेशन पे इसीलिए काम करना पसंद करते हैं, जिसमें अगर कोई भी सेटअप पे फॉर एग्जांपल हमको एक बीबी ट्रैप कंफर्मेशन मिला, तो हम वहां देखते हैं कि बीबी ट्रैप अगर ऊपर की तरफ है तो किसी रेजिस्टेंस पे हो, वहां पर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल जाए, साथ में कोई वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाए साथ। तो इस तरह के कंफर्मेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाती है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में और एक पुराने चार्ट सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसका हम बेस्ट यूज ले सकते हैं, क्यों वो सेटअप अभी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस अच्छा काम कर रहा है। पहले इसको समझेंगे ताकि कन्विक्शन आए, और फिर उस सेटअप के भी हम थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ करें। तो सबसे पहले आज की जो स्टडी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है मार्केट में कि देयर आर बोल्ड एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन द मार्केट। देयर आर बोल्ड एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन द मार्केट, बट रह कौन जाता है, कौन सस्टेन करता है, वो इंपॉर्टेंट है। बट देयर आर नो बोल्ड एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स। बोल्ड एंड ओल्ड ट्रेडर्स हो सकते हैं लेकिन बोल्ड एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स नहीं होते। जो बोल्ड होंगे वो ट्रेडिंग के समय उछल कूद करेंगे, बोल्ड डिसीजंस लेंगे, रूल को ब्रेक करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, वो ओल्ड नहीं हो पाएंगे इस तरह से इस मार्केट। तो देयर आर बोल्ड इन्वेस्टर्स, देयर आर बोल्ड एंड ओल्ड ट्रेडर्स इन द मार्केट, बट देयर आर नॉट बोल्ड एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स इन द। आपको अगर एक इन्वेस्टर बनना है, आपको इस मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपको बोल्ड नहीं होना है, आपको रूल के साथ ट्रेड करना है, समझ के मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, और जब आप उसको करते हैं तो आपको इसमें बहुत फायदा मिलता है, आप इसमें अच्छा काम कर पाते हैं, आप इसमें
सस्टेन कर पाते हैं, एंड ये आपको फिर बहुत अच्छा रिजल्ट भी बना के देता है। आज हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक ट्रेडर को अपनाने चाहिए। और अगर आप इन 5 चीजों को समझ जाते हो तो फिर आपके लिए आगे की जर्नी जो है वो काफी इजी हो जाती है। तो ये 5 चीजें क्या हैं? सबसे पहले, आप अगर एक फार्मर है या एक फिशरमैन है, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, अब वो फार्मर के पास फार्मलैंड है। अब उस फार्मलैंड में वो जो भी क्रॉप उगाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी जो वहाँ की है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो वहाँ के हैं, उसके अकॉर्डिंग करेगा। फिशरमैन जो है वो वही फिशिंग करेगा जिस पॉन्ड में फिशेस हैं। तो एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर से वो कैसे रिलेट करता है? एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर को ऐसी जगह ट्रेड या इन्वेस्ट करना है जहां पर एक्चुअली अच्छा मोमेंटम हो, जहां पर एक्चुअली अच्छा पोटेंशियल हो ग्रोथ का। जब आप उसको स्पॉट कर लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी है वो जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका अगर मैं एक सिंपल फ्रेज बोलूं तो इसको हम बोल सकते हैं कि यू शुड फिश इन द राइट पॉन्ड। तो आपको तब वो रिजल्ट्स अच्छे देंगे। अब फिश इन द राइट पॉन्ड की जो टेक्निक है उसको कैसे यूज करेंगे? कि जब हम ट्रेड करने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारा पॉइंट ऑफ फोकस कहाँ होना चाहिए। देर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कैश मार्केट है, फिर उसमें एफएनओ के स्टॉक्स अलग हैं, निफ्टी 500 के स्टॉक्स अलग हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स अलग है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, इतने सारे सेक्टर्स हैं। तो कब किस सेक्टर में, कब किस मार्केट कैप में हमें ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, यू शुड बी एबल टू यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई। उसके बाद उनमें कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है, वो आपको आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू मॉनिटर all the 500 stocks or the 1000 2000 actively traded stocks in the market। तो अगर आपको नैरो डाउन करना है, सो देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच आप उसको पहले शॉर्टलिस्ट करो। मार्केट खुलने के पहले शॉर्टलिस्ट करो। डोंट बी अ रिएक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर इन दिस सेंस। आपको क्या करना है, मार्केट खुलने के पहले अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस ये समझना है कि मेरे को कहाँ पर क्या करना है। जैसे कि आप देखोगे लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को कैटेगरिकली बताया था, और बीच में हमारे यूट्यूब वीडियो से भी आपको अपडेट किया था कि अगली टाइम साइकिल जब शुरू होगी, अगली टाइम सीरीज जब शुरू होगी, तब हम एक्टिवली वापस से एक अच्छे मूव को ट्रेड करेंगे, राइड करेंगे। और आप देख सकते हो उस अभी तक वो टाइम सीरीज शुरू नहीं हुई है, एंड एक लीन पीरियड मार्केट में चल रहा है। जब मार्केट में एक लीन पीरियड चलता है तो मार्केट ट्रेडेबल नहीं होता है ऐसे सिचुएशन। हाँ, आप कह सकते हो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं और जो जानते हैं कि किस तरह से कंसोलिडेशन या लीन पीरियड को ट्रेड किया जाता है, वो वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके उस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। सो यू आर अगेन फिशिंग इन द राइट पॉइंट by identifying the type of trade that you need to initiate in this kind of a market। सो ये समझना बहुत जरूरी है, ना ही सिर्फ कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, या कौन सा मार्केट कैप अच्छा है, बल्कि आपको ये भी समझना है कि गिवन द सिचुएशन एंड द टाइमिंग इन द मार्केट, अभी का जो पीरियड है क्या वो ट्रेडेबल है, क्या मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, क्या मार्केट अभी ब्रेकआउट पे है, क्या मार्केट अभी ब्रेकडाउन पे है, क्या मार्केट अभी अप ट्रेंड लेगा, क्या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड लेगा, क्या कोई ट्रेंड इमर्ज होगा, क्या कोई ट्रेंड सैचुरेट कर रहा है, क्या ये एक इम्पल्स मूव का शुरुआत है, क्या ये एक इम्पल्स मूव चल रही है, क्या ये इम्पल्स मूव टर्मिनेट होने वाली है, या ये एक करेक्टिव वेव है। और सिमिलरली या ये एक करेक्टिव वेव की शुरुआत है, या करेक्टिव वेव का कंसोलिडेशन है जहां से नया इम्पल्स शुरू हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब आप खुद से इवेलुएट करते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या होना। हमेशा याद रखिए, जब मार्केट खुलेगा तो कुछ तो बिकेगा और कुछ तो खरीदा जाएगा। इसी के वजह से ट्रेडिंग पोटेंशियल और ट्रेड होता है मार्केट में। लेकिन वो जो ट्रेड होता है उसमें अब रिसेंटली आपने देखा सेबी ने एक नया डेटा भी हमारे साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कितने बड़े क्वांटिटी में रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं लॉस कर रहे हैं। एंड काफी बड़ा, मतलब उनका जो लॉस का परसेंटेज है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स का लॉस परसेंटेज है, वो तो 2% से घटा है। लास्ट ईयर 93% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में थे, इस ईयर 91% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, एजुकेशन
और सिस्टम्स की वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें 2% रिटेल ट्रेडर्स ने एटलीस्ट प्रॉफिट करना और एक्स्ट्रा शुरू कर दिया है। तो अब 91% ट्रेडर्स लॉस में हैं, लेकिन 9% ट्रेडर्स ऐसे हैं रिटेल सेगमेंट के जो अब प्रॉफिट्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खराब फिगर आई है, वो ये है कि पहले जो लॉस का फिगर था वो 70-80 हजार करोड़ का था, जो कि अब बढ़ के 1 लाख सम 20-30 thousand करोड़ हो गए। तो जो अमाउंट ऑफ लॉस है जो ये 91% ले रहे हैं वो काफी काफी बढ़ गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम स्विच कर लें साइड को और जितनी जल्दी कर लें, तो वो जो 9% हैं, साथ में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ये पूरा लॉस जो बाकी 91% दे रहे हैं मार्केट को, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, वो उतना प्रॉफिट बना रहे हैं। यानी प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल जो है वो काफी बड़ा है आपके सामने। अब डिपेंड करता है कि कितने क्विकली और कितने एफिशिएंटली आप स्विच कर लेते हो साइट्स को, आप कितनी जल्दी किसी एक सिस्टम को समझ लेते हो और उस सिस्टम पे वर्क शुरू कर देते हो, उस सिस्टम में मल्टी कन्फर्मेशंस हैं कि नहीं है, और वो सिस्टम आपको फिश इन द राइट पॉन्ड बताता है कि नहीं, सही सेक्टर, सही स्टॉक, सही मार्केट कैप और सही तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। अभी ये कंसोलिडेशन है, मार्केट का फेज क्या है अभी, उसको समझना। मार्केट के फेज की बात अगर करें या किसी स्टॉक के फेज की, तो उसमें टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट जो इंडेक्स होता है वो हमें एक ओवरऑल गाइडेंस दे देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है तो ओवरऑल मार्केट में आप देखोगे कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलता है। हाँ, उसमें कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपको देखोगे कि बहुत चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स होंगे जो गिर रहे हैं। तो आप बोलोगे अब उस तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए आपको ब्रॉडली माइक्रो इंडेक्सेस को देखना है। फॉर एग्जांपल ब्रॉड इंडेक्स में आ गया हमारा निफ्टी, तो निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है तो ओवरऑल मार्केट में कंसोलिडेशन दिखेगा। उसके बाद आप 15-20 इंडेक्स हैं हमारे, ऑटो इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, एफएमसीजी वगैरह वगैरह, काफी सारे इंडेक्स हैं। मोस्ट फेवरेट बैंक निफ्टी। तो ये सारे जो इंडेक्सेस हैं, उन इंडेक्सेस को आप स्टडी करो। उन इंडेक्सेस में आप देखोगे अगर कंसोलिडेशन है एज अकॉर्डिंग टू निफ्टी, तो वो निफ्टी के कंसोलिडेशन में स्ट्रेंथ ऐड करेंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई एक ऐसा इंडेक्स है जो ब्रेकआउट ले रहा है, तो यानी कि वो इंडेक्स ट्रेंड के लिए तैयार है। या कोई ऐसा इंडेक्स है जो ब्रेकडाउन ले रहा है, तो वो नीचे की तरफ ट्रेंड देने के लिए तैयार है, यानी कि बेयरिश होने के लिए तैयार है। जब भी आप इस तरह का कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखो, तो वहां पर चार्ट के स्ट्रक्चर को समझो कि इसके पहले प्राइस में कैसा मूव आया था। प्राइस नीचे से एक इंपल्स मूव लेके कंसोलिडेट कर रहा था, या प्राइस ऊपर से गिर के कंसोलिडेट कर रहा था। अगर प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर जाके कंसोलिडेट करने के बाद आप ब्रेकआउट ले रहा है, सो इट इज अगेन गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट वेव। अगर कोई प्राइस ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन ले रहा है, देन इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ करेक्टिव वेव। पहले करेक्टिव वेव आएगी, फिर वो इंपल्स में कन्वर्ट होगी, ABC। तो द सी वेव इज द बेस्ट वेव टू ट्रेड। ए वेव टेल्स यू कि किस तरफ की ट्रेड बनेगी, बी वेव्स गिव्स यू द करेक्टिव ऑप्शन, एंड सी वेव जो होती है वो सबसे बड़ा मूव होता है। दैट इज वाई सबसे बड़ा पैसा जो बनता है वो सी वेव में बनता है। तो सी वेव को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखा कि भाई 5 सेक्टर ऐसे हैं जो या तो ब्रेकआउट ले रहे हैं, ब्रेकडाउन ले रहे हैं। उन 5 सेक्टर में आपको ये देखना है कि वो कौन सा सेक्टर है जो करेक्टिव वेव में जा रहा है या जो इम्पल्स वेव पकड़ रहा है। जो इम्पल्स वेव पकड़ने वाला है उसको फिर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर हम देखते हैं उस इंडेक्स के हैवी वेट कौन है, उस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, और फिर आप आ जाते हो स्टॉक्स। अब आप देखते हो उस इंडेक्स में 20 स्टॉक हैं। उस 20 स्टॉक के चार्ट को जब आप देखते हो, ये सब आप ऑफ मार्केट कर सकते हो। जब आप उन 20 स्टॉक्स को देखते हो तो आपको वहां क्या दिखता है, आपको वहां पर दिखता है कि इनमें से कुछ स्टॉक है जो कंसोलिडेशन में है, उनको हटा दीजिए। कुछ हैं जो ब्रेकआउट ले रहे हैं, कुछ है जो ब्रेकडाउन ले रहे हैं। तो वहां पर आपको ये देखना है कि अब उनमें क्या पहले प्रिवेलिंग ट्रेंड था, वो अपने प्राइस चार्ट पे कौन से स्ट्रक्चर में है, उनमें जो इम्पल्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। और फिर उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद अपने चार्ट पैटर्न पे, अपने चार्ट एनालिसिस पे आप कोई भी सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक को भी यूज करोगे। आप इची यूज कर लो, आप पिवॉट्स यूज कर लो, आप कोई मूविंग एवरेज को यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग दैट यू आर डूइंग, आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वी वैप यूज कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उसमें एंट्री
और राइड और एग्जिट अपना कर दो। सो दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई थिंग्स बाय अंडरस्टैंडिंग द वेरी वेरी सिंपल फैक्ट विच सेज फिश इन द राइट पॉट। वंस यू नो कि आपको कहां पर ट्रेड करना है, वहां पर आप अपना फोकस डालो, और फिर उसके बाद आप जब ट्रेड करने आओगे लाइव मार्केट में, तो आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी जो है वो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है सेकंड लेवल थिंकिंग। सेकंड लेवल थिंकिंग क्या कहती है? मार्केट में एक कंसेंसस होता है जिसके वजह से कुछ लोग बायर होते हैं, कुछ लोग सेलर होते हैं। ये जो कंसेंसस बनता है ये बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, सम काइंड ऑफ अ न्यूज फ्लो, सम काइंड ऑफ अ नॉइज जो कि होता है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स बनाया जाता है। तो ये जो न्यूज फ्लो आता है मार्केट में, या ये जो हम न्यूज सुनते हैं, कोई इवेंट देखते हैं, हमें हमेशा उस पर सेकंड लेवल थिंकिंग को अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम रिजल्ट सीजन को ट्रेड करते हैं, कि अगर कोई स्टॉक अपने रिजल्ट आने के पहले एक बड़ा मूवमेंट ले लेता है, तो वहां पर अच्छे रिजल्ट आने के बाद जनरली जो स्ट्रीट है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, लेकिन जो स्टॉक है वो नेगेटिवली रिएक्ट करता है ना। अगर यहाँ पर आप सेकंड लेवल थिंकिंग को अप्लाई करते हो और आप ये क्वेश्चन करते हो स्टॉक को कि भाई तुमने रिजल्ट अच्छा तो दिया, वेरी गुड, लेकिन उस रिजल्ट आने के पहले तुमने 12% का मूव दे दिया, तो अब क्या तुम्हारे में और पोटेंशियल है? क्या ये मूव जो था ये पहले ही आ चुका है, ये न्यूज पहले ही फैक्टर इन हो चुकी है? तो इन चीजों को आपको समझना है। हमेशा कोई भी मार्केट में मूव आता है उसके पीछे के रीजन को समझिए। जैसे हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वेन एवर यू ट्रेड यू शुड हैव अ रीजन फॉर ट्रेड, एंड मल्टीपल रीजन फॉर ट्रेड मिलते हैं तो अच्छा होता है, विच लीड्स अस टू मल्टी कन्फर्मेशन। तो उसी तरह से जब भी कोई मार्केट में इंपल्स मूव आया है, या फॉर दैट मैटर कोई नेगेटिव इंपल्स है या पॉजिटिव इंपल्स है, या फॉर दैट मैटर अगर कोई कंसोलिडेशन फेज भी चल रहा है, तो हमें ये समझना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है, जो ऑपरेटर है, क्योंकि डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम तो है उतना, मार्केट में बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, तो उसके पीछे की एक्टिविटी के पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। टाइम सीरीज वगैरह बहुत आगे की चीजें हैं जो कि आपको पहले से बता देती है, लेकिन आपको खुद ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो अभी पीरियड है, लीन पीरियड, ये ऐसा क्यों है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हर महीने इंडियन मार्केट में लगभग 25,000 करोड़ के फ्रेश इनफ्लोज आते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड SIP, जो कि हर मंथ आ रहे हैं, 1,000 2,000 करोड़ ऊपर नीचे। 25,000 करोड़ का मतलब क्या है? 25,000 करोड़ का मतलब है कि डेली 1,500 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो है मार्केट में। कंपनीज कितने हैं, स्टॉक्स कितने हैं मार्केट में? गिनती के स्टॉक्स हैं, मुश्किल से 500 1000 ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्टिवली म्यूचुअल फंड जिसमें पैसा लगाते हैं, वो तो मुश्किल से 200 300 है। तो अगर इतना लिमिटेड स्कोप है और डेली का 1,500 करोड़ आना है मार्केट में, तो वो जाएगा कहाँ? इन्हीं में जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि आज 13 जुलाई है, 1 जुलाई से 13 जुलाई हो गई, मैक्सिमम SIP जो होते हैं, मैक्सिमम फ्लोज जो आते हैं फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आ जाते हैं। आपको पहले से पता है कि आपके पास पैसा आने वाला है, तो आप उसके लिए अपने स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करके रखते हो, कहाँ पर कितना लगाना है, कहाँ पर कुछ स्टॉक में कहाँ मेरा एंट्री होगा। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग आप देखो मार्केट में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, मार्केट एक फ्लैट वेव में चल रहा है, तो यानी कि लिक्विडिटी है। म्यूचुअल फंड्स के पास एक ऑब्लिगेशन है कि दे कैन नॉट विदहोल्ड पब्लिक मनी। जब उनके पास पैसा आता है, दे आर ऑब्लिगेटेड टू इन्वेस्ट इट इन द मार्केट। उनको वो पैसा लगाना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट होल्ड दैट मनी इन देयर अकाउंट एंड कि भाई मार्केट गिरेगा तब लगाएंगे। पैसा आया है तो लगाना है, बिकॉज नेक्स्ट डे अगर कोई बड़ा मूव आता है, दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन द NAVs। और NAV अगर बढ़ गया है, तो उनकी अगर वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी तो वो NAV नहीं बढ़ा पाएंगे, पूरे स्कीम का जो प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए वो पैसा फिर जा कहाँ रहा है? आज अगर 1,500 करोड़ की लिक्विडिटी हर दिन मार्केट में आ रही है, तो वो पैसा लग रहा है अगर बाजार में, तो स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहे? मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मार्केट में कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्या मार्केट में कोई कांस्टेंट सेलिंग है एक तरफ से जो कि इस बाइंग को कंज्यूम कर रही है? तो वैसा भी कुछ नहीं है।
हम देख रहे हैं बड़े प्लेयर्स की तरफ से भी कोई इस तरह का मेजर चंक ऑफ सेलिंग नहीं आ रही है, रिटेल भी बाय कर रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मार्केट क्यों नहीं बढ़? नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग, क्योंकि टाइम जो है वो अनुकूल नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वाई हमने इतने कॉन्फिडेंटली आपको बताया था लास्ट सेशन में कि 16 की डेट दी थी आपको, 16 जुलाई। 16 जुलाई के पहले बहुत मेजर कुछ नहीं होगा। अच्छा पीरियड जो मार्केट में आएगा वो 16 जुलाई से 10-12 अगस्त का रहेगा। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि जो पैसा इन्होंने अभी, ये पैसा इन्होंने नहीं लगाया है, ये जो एसआईपी इनफ्लोज नहीं लगाए हैं, वो इस पीरियड में लगने लगेंगे। अब क्वेश्चन आता है वो कहाँ लगेंगे, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कौन से सेक्टर में लगेंगे, कौन से स्टॉक में जा सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप स्पेसिफिकली उस जगह फोकस भी कर। लेकिन पहले ये समझना है कि ये वो 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, फिश इन द राइट पॉन्ड। सेकंड पॉइंट हमने समझा, सेकंड लेवल थिंकिंग को अप्लाई करना है। सिर्फ जो दिख रहा है उसके फ्लो में नहीं जाना है, समझना है कि ये जो दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, यहाँ पर किसने पैसा लगाया होगा, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका इनपुट क्या है, वो कहाँ पर अपना स्टॉप रखेगा। और जब आप उसके स्टॉप लॉस को रीड कर लेते हो तो आप अपनी एंट्री को बेस्ट ट्यून कर पाते हो, क्योंकि आप इन लाइन आ जाते हो फिर बड़े पैसे के साथ। अगर वो जहाज से उतरेगा तो आप भी उतर जाओगे, और जब तक वो जहाज में बना रहेगा आप उस शिप को राइड करते रहो। तो इस आइडियोलॉजी से अगर आप आगे बढ़ते हो, सेकंड लेवल थिंकिंग को अडॉप्ट करते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मार्केट में देते हैं। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो हमें कहता है कि नोइंग व्हाट यू नो। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अननोन कंपनीज हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप जानते हो। और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देने वाला हूँ। तो वो क्या कहता है कि आपको जहां पर कंफर्ट है, आप जिस सेक्टर को समझते हो, आप जिस इंडेक्स को समझते हो, आप जिस स्टॉक को समझते हो, उस जगह उसको फोकस करिए। हर जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लगता है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लगता है, हम जानते नहीं है। लगने में और जानने में फर्क होता है। कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें उस जगह पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिस सेक्टर को हम समझते हैं। हम ये समझते, अब आप बोलोगे क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में सेल्स कब बढ़ेंगी, कब इनमें ग्रोथ आ सकती है, इसका इनकी कंपनीज में कौन सा वो सीजन होता है जब इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, और अकॉर्डिंगली उसके प्रॉफिटेबिलिटी और रिजल्ट्स कब ऑन पेपर दिखने लगेंगे। अल्टीमेटली जब तक ये माइक्रो फैक्टर्स जो हैं जब तक प्ले आउट नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स में या स्टॉक के प्राइजेस में आपको उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। हाँ, आपको एक आध ऊपर पंप एंड डंप स्टोरी में मूव्स दिख सकते हैं, बट दे आर नॉट फॉर व्हाट वी आर हियर। बिकॉज पंप एंड डंप जो होते हैं उसमें जितनी तेजी से पैसा बनता है उतनी ही तेजी से पैसा चला भी जाता है। हम यहाँ पर हैं फॉर सस्टेन्ड इनकम, एक अच्छी इनकम, एक सस्टेनेबल इनकम, एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर आप एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ जाना चाहते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपको ऐसी जगह पे फोकस करना है जिसको आप समझते हैं। आप समझते हैं कि भाई चलो दिवाली का टाइम आता है तो वहां पर मिठाइयों की सेल्स होती है, वहां पर गाड़ियों की सेल्स होती है, लोग वेट करते हैं, उस समय परचेज करते हैं, लोग ज्वेलरी बाय करते हैं। जो ये फेज होता है मार्च अप्रैल मई जून, इस समय लीन फेज होता है ऑटो सेक्टर का। जब ऑटो सेक्टर का लीन फेज होगा तो उसका इम्पैक्ट मेटल इंडस्ट्री पे भी दिखेगा। तो जब आप इन चीजों को कोरिलेट करके समझने लगते हो तो आपको समझ में, मॉनसून्स अच्छे हैं तो वहां पर क्रॉप की ग्रोथ अच्छी आएगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। तो जब ऑटो के सेल्स इंपैक्टेड होंगे तो वहां पर फर्टिलाइजर सेल्स बढ़ रहे होंगे। तो आपको ये पहले से साइकिल्स को समझना है, जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं इंडिया में उनको समझना है। एवरीथिंग इज साइक्लिक, एवरीथिंग इज साइक्लिक। मतलब सिर्फ मार्केट में टाइम साइकिल ही नहीं,
बिजनेस के भी साइकिल्स होते हैं, इस तरह से इंटरेस्ट रेट के साइकिल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, इवन इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस के। तो जब आप इन साइकिल्स को, यानी कि माइक्रो साइकिल्स एंड मैक्रो साइकिल्स को समझते हैं एंड उनको रिलेट करने की समझ जाते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या फेस चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है हमारे ऑटो सेक्टर, लेकिन लास्ट 6 महीने से आप देख रहे हो क्या हो रहा है। तो उसके डीलर नेटवर्क भी हैं, वो डीलर नेटवर्क भी काम कर रहे हैं, कंपनी में भी प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेंट्रीज भी अभी अच्छी खासी उनकी निकली जब वॉर सिचुएशंस हुए थे मई में, अप्रैल मई में। तो उसके बावजूद हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस में कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज बिजनेस साइकिल पिक नहीं कर रही। जब तक प्रोडक्शन पिक नहीं करेंगे तब तक बिजनेस साइकिल्स पिक नहीं करेंगे। इसीलिए एक बहुत अच्छा सा गिव अवे मैं आपको देता हूं कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्रियल साइकिल का की जो शुरुआत होती है, उसका पहला इम्पैक्ट जो होता है वो मेटल सेक्टर से आता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द कोर रॉ मटेरियल्स यूज्ड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। तो मेटल सेक्टर में अगर हमको साइकिल घूमते हुए दिखती है, देन दैट इज द फर्स्ट सिग्नल कि हाँ कुछ ग्रोथ होने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आगे सब कुछ प्ले आउट होना शुरू हो गया है। कौन से सेक्टर्स हैं जो इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता है? वो है हमारे आईटी इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्री। आईटी एंड फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि अपने रीजंस के वजह से चलता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस हो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक और कारण होता है फार्मा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो है बेसिकली हेल्थ रीजंस। अगर कोई पैंडेमिक सिचुएशंस आते हैं, अगर कोई अनफोर्सीन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस होते हैं ओवर अ वेरी लार्ज स्केल, तो वहां पर फिर फार्मा में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनके सेल्स अच्छे होते हैं, एंड उसमें फिर हमको एक अच्छा मूव देखने को भी मिलता है। हमने देखा भी कि आफ्टर द 2020 पैंडेमिक फार्मा कंपनीज ने किस तरह की ग्रोथ दिखाई है, मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ आई है उनमें। गिवन द सर्कमस्टांसेस, अगर आज की सिचुएशन की बात करें, तो आप लोग को याद होगा हमने एक मंथली सेशन किया था फरवरी और मार्च। प्रिसाइजली बताऊं तो बजट के बाद जो 15 फेब का हमारा सेशन था, और फिर मार्च में हमने उसका सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस भी किया था। उसमें हमने एक चीज फोर्सी की थी, और हमने ये फोर्स ये किया था कि इस बजट में जो आम आदमी है उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दी गई है। कैसी दी गई है? न्यू न्यू टैक्स रेजिम जो आए हैं, उसमें अप टू 12 lakhs तक का जो स्लैब बनाया गया, तो उसमें टैक्स रिलीफ थे, जिसके वजह से उन लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आएगी, विच वॉज कमिंग टू द ट्यून ऑफ अराउंड 10 to 12,000 रुपीज पर मंथ। सैलरीड पीपल की बात कर, इंडिया में बेसिक मेजर पॉपुलेशन सैलरीड क्लास से आती है, एंड वहां पर अगर इस तरह की लिक्विडिटी उनको मिलती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा वो भी हमने आइडेंटिफाई किया। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने आपको बताया था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आएगा, जहां पर लोग पहले कुछ खरीदना चाहते थे, तो अब वो और बेटर चीज खरीदेंगे। वो जब बेटर चीज खरीदेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? उसका इम्पैक्ट जाएगा एनबीएफसीज में, क्योंकि जब आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोई खरीदता है, तो जनरली वहां पर फाइनेंसिंग होती है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेनिफिट मिलता है एनबीएफसीज को। पहले एक आदमी सपोज अफोर्ड कर पा रहा था 20,000 की ईएमआई, अब वो 32,000 की ईएमआई अफोर्ड कर सकता है। तो वो अगर कोई सामान खरीदना चाहता था, तो वो अब उसका और महंगा वाला ऑप्शन अफोर्ड कर सकता है, एंड उसके वजह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है उसको फायदा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो एफएमसीजी सेक्टर है उसको फायदा है, और साथ साथ जो अलाइड पार्टनर हो गए इसमें वो है एनबीएफसी सेक्टर, क्योंकि वहां पर उनकी फाइनेंसिंग भी बढ़ जाएगी। एंड हम अगर देखें तो अप्रैल मई जून जो 3 महीने गए, इसमें अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जिसने अच्छा बिजनेस किया है मार्केट में, वो प्रिसाइजली यही 3 सेक्टर से, that is NBFCs, consumer durables and NBFCs, and you have seen the kind of performance in the stocks as well. काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को भी मिली है। तो हमें यह समझना है, अगर आप इन बिजनेस साइकिल्स को समझते हो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ, यहाँ पर मैक्रो फैक्टर्स ने हेल्प किया, माइक्रो फैक्टर्स ने रिएक्ट किया, आइडेंटिफाई हमने पहले किया। तो जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हो, तो आपका जो
फिश इन द पॉन्ड सिनेरियो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। आपका फोकस काफी क्लियर हो जाता है, आपको पता है कहाँ पैसा लगाना है, और फिर वो आपको एक्चुअल ग्रोथ देता है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ ग्रोथ से आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जो है, इसको डिस्कस करने के पहले मैं एक बार आप लोग सबको माइक एक्सेस देना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं आप लोग सबको कहूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस या फिर आप चैट पे भी अपने आंसर्स दे सकते हैं। और आप मेरे को एक सिंपल सा आंसर करिए कि सपोज करना है कि दो स्टॉक है मार्केट में जिसके बारे में हम अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला स्टॉक है स्टॉक ए और दूसरा स्टॉक है स्टॉक बी। अब एक स्टॉक है जिसने साल में 15% का रिटर्न दिया है, और एक स्टॉक है जिसने साल में 25% का रिटर्न दिया। तो आप में से आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक बेटर है? जिस स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया है, या जिस स्टॉक ने 25% का रिटर्न दिया है? तो आप अपने आंसर्स अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, आप अपने आंसर्स चैट पे भी दे सकते हैं। अ, पहला स्टॉक है स्टॉक ए जिसने 15% रिटर्न दिया है। दूसरा स्टॉक है स्टॉक बी जिसने 25% का रिटर्न दिया। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और 1 मिनट रुकते हैं, सबके आने दीजिए। 9, 10। आंसर करिए, देखिए आप जितना आंसर करेंगे आप अपने आप को सुधार पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आंसर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ओके, लगभग 90% लोगों का आंसर है स्टॉक बी जिसने 25% का रिटर्न दिया है। और 10% लोग हैं जिनका मानना है कि जो 15% का स्टॉक था वो बेटर था। प्रॉफिट बाय बी, बट विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट ए, इट मैच विथ मार्केट एवरेज। ओके, इनका आंसर भी बी है। ओके, बी। तो अब 92% लोगों ने बी बोला है, 25%, एंड बाकी लोगों ने बोला है 15%। तो अमरीश जी का आंसर है, एक इंटरेस्टिंग आंसर है कि स्टॉक बी बिकॉज उसका रिटर्न ज्यादा है, बट स्टॉक ए बिकॉज स्टॉक ए का रिटर्न जो है वो मार्केट एवरेज से मैच कर रहा है। मार्केट एवरेज हमने डिस्कस ही नहीं किया। मार्केट एवरेज हो सकता है 25 हो उस समय, मार्केट एवरेज हो सकता है 30 हो, या हो सकता है 5 ही हो। तो ये एक अलग बात हो गई। अब हरदर जी ने बोला है स्टॉक ए, धीर ठक्कर जी ने बोला है स्टॉक ए, और एक जन और थे जिन्होंने शायद स्टॉक ए बोला था। आप लोग तीनों प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए एक बार। रघुवीर जी, रघुवीर जी, हरदत्त जी और धीर ठक्कर जी, आप लोग अपना एक बार अनम्यूट करिए और थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि आपको क्यों लगता है कि स्टॉक है। मैं चैट बंद कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग तीनों जन अनम्यूट कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ। हाँ। हाँ भैया, मेरा ये ऐसा मानना है हम्म, कि जैसे अगर वो ऑलरेडी अमरीश जी ने वही बताया, मैंने वही लिख रहा था कि ओवरऑल मार्केट गिव्स 12 to 15% रिटर्न, एंड इफ इट इज मैच देन ये थोड़ा सस्टेनेबल है। और अगर 15% पे मुंह देता है तो जब उसका करेक्टिव वेव आएगा या तो फिर जो भी आएगा वो यानी वो भी हम लोग मार्केट के अनुसार मैनेज कर सकते हैं।
जो जिसने बहुत ज्यादा एकदम से ग्रोथ दिया है, तो शायद वो ग्रोथ स्टोरी को एक एक जगह पे फॉलो करके फिर अटक जाएगा। और अगर वहां से अगर करेक्शन आता है तो वो बहुत ही डीप डाउन आएगा। और हम्म 12 to 15% वाला अ, जो ओवरऑल मार्केट के साथ चल रहा है, तो वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है, यानी ऐसा सोचा मैंने, इसीलिए फिर वो मैंने ए दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल इनका सोचना बिल्कुल सही है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि स्टॉक ए या स्टॉक बी, अगर हम इसके बीच में, ओके, इनका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात, नो प्रॉब्लम। तो हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉक ए और स्टॉक बी। स्टॉक ए ने 15% का रिटर्न दिया था, स्टॉक बी ने 25% का रिजल्ट दिया, रिटर्न दिया था। तो मैं आपको बताऊं स्टॉक ए अच्छा है या स्टॉक बी, तो इसमें अगर हम ब्लाइंडली देखेंगे तो स्टॉक बी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई वो 25% का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि कौन से स्टॉक जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल। अगर कोई स्टॉक जो है, जैसे कि हरदत्त जी ने भी बताया, कि अगर कोई स्टॉक जो है वो एक सडन इम्पल्स मूव ले रहा है, सडन इम्पल्स मूव, चाहे वो बुलिश हो या सडन इम्पल्स मूव हो जो कि बेरिश हो, तो वो स्टॉक उतना अच्छा नहीं होता है। जो स्टॉक कंसिस्टेंटली रिजल्ट निकाल के दे रहा है, जो स्टॉक में वोलेटिलिटी कम होगी, वो स्टॉक का आपको पैसा बना के दे। अब इसका, और यही रीजन होता है कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो पैसा, प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन पैसा नहीं बनाते हैं। आप बोलोगे प्रॉफिट बना रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो लेते रहते हैं, लेकिन सडनली किसी एक ट्रेड में कैपिटल वाइप आउट करते हैं। यहां पर जो डिफरेंस आता है वो आता है सिर्फ एक चीज का, एंड वो है वोलेटिलिटी। पीपल टेंड टू चेज स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रेड्स स्पेसिफिकली which have a higher potential of giving results in a shorter time frame। यानी आप ऐसे स्टॉक्स को फोकस करते हो जिसमें वोलेटिलिटी हाई है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप ऐसे स्टॉक्स को फोकस करो जिसमें वोलेटिलिटी कम है लेकिन रिजल्ट आता है, तो वो आपके लिए कैपिटल एप्रिसिएशन भी बना के देगा, प्रॉफिट भी बना के देगा, एंड आप पैसा भी बनाओगे। सिर्फ प्रॉफिट आएगा और जाएगा उससे नहीं चलेगा। और इसका बहुत सिंपल अरिथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि 1 + 1 + 1, where 1 is represented by profits that you are making in each and every trade, 1 + 1 + 1 + 1 plus infinity number of ones, अगर हम एडअप करें तो यू मेक अप प्रॉफिट। लेकिन एक मल्टीप्लाई बाय जीरो अगर होता है तो वो पूरे प्रॉफिट्स को जीरो कर देता है और आपकी कैपिटल को भी ले जाता है साथ में। सो सपोज अ पर्सन स्टार्टेड विद 1 लाख रुपीज एंड ही स्टार्टेड मेकिंग 2000 रुपीज प्रॉफिट पर ट्रेड, एंड वो दो दो हजार करके जोड़ता चला गया, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो 1,20,000 पे था एंड वहां पर मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाता है, तो नॉट ओनली ही लूजेस 20,000, ही इवन लूजेस इज 1 लाख। So you are not only risking your profits, you are also risking your capital by focusing on such stocks which are giving very high returns, but also holding on to very high volatility risk। तो जब आप हाई वोलेटिलिटी रिस्क वाले स्टॉक्स को लेते हो तो वहां पर आपको वो प्रॉब्लम। अब एक जन का क्वेरी आया, क्वेश्चन आया यहाँ पर कि क्या हम, एक सेकंड, हाँ, जिग्नेश जी का क्वेश्चन था कि क्या आप ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो लो बीटा स्टॉक। तो देखिए ये भी एक अप्रोच है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा टेक्निकल टर्म्स हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज होते हैं। हम इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन, कैलकुलेशन सब कुछ सीखेंगे। हमारे पैसिव इन्वेस्टमेंट की क्लास होगी आगे अभी बहुत जल्दी, तब उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ अल्फा एंड बीटा के बारे में। हम लो बीटा से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स को फोकस करते हैं जो हाई अल्फा जनरेट कर रहे हैं। जो स्टॉक्स हाई अल्फा जनरेट कर रहे हैं विथ लो बीटा इज गुड फॉर।
नॉट ओनली अ स्टॉक विच इज ओनली लो बीटा, क्योंकि लो बीटा स्टॉक है, लो बीटा तो बॉन्ड भी होता है। आप बोलो वोलेटिलिटी नहीं है सर, लेकिन पैसा नहीं बनेगा ना, एक लिमिटेड स्कोप तक ही बनेगा। तो अगर लो बीटा को चेस करेंगे तो आप बॉन्ड मार्केट में पहुंच जाओगे। तो हम लो बीटा के साथ ऐसे स्टॉक को पकड़ते हैं जो हाई अल्फा भी जनरेट कर। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैलकुलेशंस वगैरह सब वो बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम करेंगे जब हमारा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर सेशन होगा। बट इसको समझना जरूरी है। इन्होंने बीटा की बात की तो मैंने बताया कि सिर्फ लो बीटा को चेज नहीं करना है, हमें लो बीटा, इसीलिए हमने ऐसे स्टॉक को पकड़ना है जो रिटर्न भी बना रहा है और साथ में वोलेटिलिटी कम रखता है। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिख जाए जिसमें वोलेटिलिटी कम है लेकिन ग्रोथ इंटैक्ट है, एंड दैट इज द प्लेस विच मेक्स मनी। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें आप खुद देखो लाइव आप लोग के सामने 92% लोगों ने वही किया जो कि 91% लोग कर रहे हैं रिटेल सेगमेंट में, एंड दे आर चेजिंग द प्लेसेस जहां पर हाई, सिर्फ हाई अल्फा है। और यही रीजन है कि पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि वहां उनको दिखता है 15 में लगाया 45 हो रहा है, 300 गुना का रिटर्न निकल रहा है और क्या चाहिए। लेकिन सी द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी देयर, आप उसको कर सकते हो, लेकिन फॉर दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज, दैट काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज टू डेवलप अ सिस्टम जो आपको वो रिजल्ट निकाल के। हम काम कर रहे हैं कैसे सिस्टम, प्रोबेबली आ जाएगा। बट और इस चीज को जब आप समझ जाते हो ना, तब आपका जो फिश इन द पॉन्ड है, सेकंड लेवल थिंकिंग है, नोइंग व्हाट यू नो है, एंड एमिंग फॉर द राइट अप्रोच फॉर फिशिंग इन द पॉन्ड, वो आपको लीड करता है टुवर्ड्स अ सर्टेन पॉइंट जहां पर आपका जो अब एनालिसिस का स्टार्ट होगा, वो एक ऐसी जगह होगा जहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो एक्चुअल में जब आप ट्रेड एनालिसिस करते हो ना, दीज आर नॉट ट्रेड एनालिसिस, दीज आर प्री ट्रेड एनालिसिस। तो आपका प्री ट्रेड एनालिसिस जब इस लेवल पे आ जाएगा, जो आपके सामने एक कुछ चुनिंदा स्टॉक लाके रख देगा, सेक्टर लाके रख देगा, ट्रेडिंग लाके रख देगा कि मेरे को इस तरह का ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल अभी कंसोलिडेशन है तो मेरे को अभी इंपल्स ट्रेड्स नहीं लेने हैं, मेरे को कंसोलिडेशन यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने हैं बेसिकली। ऑप्शन सेल करके ट्रेड करूंगा, फ्यूचर सेल करके ट्रेड करूंगा, या ऑप्शंस में दोनों तरफ सेल करके ट्रेड करूंगा। हमने अभी एडवांस लर्निंग 2 में आप लोग को एक नया ऑप्शन का, हमने उसको कुछ नाम नहीं दिया है ऑल्दो, हमने आपको एक नया ऑप्शन का सेटअप भी बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप एक ऐसा सिनेरियो जनरेट कर सकते हो जिसमें आप मार्केट के सामने एक ऐसी कंडीशन रख देते हो कि अब यहाँ मेरे को या तो प्रॉफिट आएगा या फिर मेरा को यहाँ पर एग्जिट मिलेगा प्रॉफिट में, मेरे को लॉस नहीं आएगा। देयर इज अ नो लॉस सेटअप, एक कॉम्बिनेशन है ऑप्शन में जिसको आपको उसमें एक्टिव मैनेजमेंट करना होता है, उसके पूरे मैनेजमेंट के स्टेप्स भी बताए, कैलकुलेशन भी आप लोग को बताए, जिसमें आपको ये समझ में आया कि कैसे आप मार्केट के सामने एक ऐसी मतलब एक ऐसी कंडीशन रख सकते हो कि अब मैं इसमें लॉस नहीं लूंगा। अगर मेरा 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो या तो मैं 4,000 लेके निकलूंगा, या मैं 4,000 प्लस आगे जो ग्रोथ होगी वो लेके निकलूंगा। बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट आई एम ऑलरेडी गॉट, यानी मैं अपने कैपिटल और अपनी प्रॉफिट्स को फर्दर रिस्क नहीं करूंगा। ये भी हमने आपको सिखाया। अभी तक हमने उस हेज को कोई नाम नहीं दिया है, मे बी आगे चल के कुछ एक नाम रख देंगे। तो इस तरह के अप्रोच को आपको लेना पड़ता है जब मार्केट बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि अभी चल रहा है। हमने आप लोग को एनुअल सेशन में भी बताया था मार्केट डिफिकल्ट है। मार्केट डिफिकल्ट है तो आपको वॉल्यूम्स कम रखने हैं, एंड उसके लिए हमने आपको कई सारी चीजें बताई। एक हमारा H40 भी बताया जो कि आपको हेल्प करता है। इसके साथ हमने ये वाला अभी एडवांस लर्निंग में एक नया हेज सिखाया जो कि आपको ये पोटेंशियल दे देता है कि आप मार्केट के सामने एक ऐसी कंडीशन रख देते हो जिसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आपको पता है कि जो आ चुका है, जो कैपिटल है सिक्योर्ड है, तो फिर आपको उस ट्रेड में बने रहने में दिक्कत नहीं है ना। चलने दो, बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो जो है वो तो मेरा है, वो तो मेरे से अब मार्केट ले नहीं सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजों को आपको करने पता चल जा, मतलब आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि कब किसको यूज करना है। तो फिश इन द राइट पॉन्ड हो गया, सेकंड लेवल थिंकिंग हो गई, आपने
समझ लिया कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी, कौन सा ट्रेड सेटअप आपको कब लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अप्रोच, कि सिर्फ हाई ग्रोथ, सिर्फ हाई अल्फा अगर कोई स्टॉक दिखा रहा है तो मेरे को क्या वहां फोकस करना है, या मेरे को बीटा को भी कंसिडर करना है। यू कैन नॉट इग्नोर द बीटा, ऑप्शंस में बहुत हाई होता है, आप कर सकते हो बट ओनली आफ्टर नोइंग अबाउट इट। हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम टू ट्रेड ऑप्शंस इज द नीड ऑफ द आर। अगर मैं बोलूं आज इंडिया में जो नीड ऑफ द आर है, अगर इन 91% रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिट करना है, तो द नीड ऑफ द आर इज वी नीड अ गुड सिस्टम टू ट्रेड ऑप्शंस। लोग अभी सिर्फ होप पे ट्रेड कर रहे हैं कि हीरो जीरो हो जाए, 15 रुपए का ले लें, 150 रुपए हो जाए, यहां पर ले लूंगा ये हो जाएगा। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों का 70-80 हजार करोड़ का लॉस 1,20,000 30,000 करोड़ हो गया। 91% रिटेल ट्रेडर अभी भी लॉस दे रहे हैं। द ओनली रीजन इज दिस, लिटरेसी इज द ओनली वे थ्रू विच वन कैन कम आउट। उसमें रूल्स हैं, रूल्स को समझ के सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम बना लेता है और उस सिस्टम पे कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो और ट्रेड कोई ले, तो उसमें रिजल्ट आएगा, उसको आना होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप लोग ने देखा है, एंड वो सिस्टम्स आप अपने लिए भी बना सकते हो। द ओनली चैलेंज इज दैट यू मस्ट note down all the rules and follow and make a system and just follow it to trade options, because वहां पर बीटा बहुत हाई है। नो डाउट अल्फा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जो बीटा का रिस्क है वो एक ट्रेड ही काफी होता है, जो अभी तक के सारे ट्रेड्स का प्रॉफिट और कैपिटल को मल्टीप्लाई करता है जीरो से, एंड वो सब कुछ लेके चला जाता। तो वो चीज नहीं करनी। एंड दिस इज व्हाट आवर लास्ट पॉइंट सेज, दैट नेवर लूज और रिस्क योर ट्रेडिंग कैपिटल। कभी भी अपने ट्रेडिंग कैपिटल को लूज नहीं करना। इसमें दो क्लासिफिकेशंस बेसिकली होते हैं। पहला होता है एक प्रो ट्रेडर, और एक होता है जो नोवाइस ट्रेडर है, एक नया ट्रेडर है जो अभी नहीं, ना ना उसको रूल्स के बारे में पता है, ना वो सिस्टम समझता है। वो देख के समझ के या अल्फा को चेज कर रहा है, अल्फा स्टोरीज सुनता है कि इसने उतना बना लिया, इसने उतना कर लिया, और वो उसको चेज करके मार्केट में आता है। तो एक प्रो ट्रेडर और एक नोवाइस ट्रेडर में फर्क क्या आता है, कि जो प्रो ट्रेडर होता है वो वेट करता है, इन पहले के चारों स्टेप्स को इंप्लीमेंट करता है, राइट पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, करेंट मूव के पीछे के रीजन को आइडेंटिफाई करके मल्टी कंफर्मेशन निकालता है, उस सेक्टर स्टॉक में जगह फोकस करता है जहां उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस बिजनेस साइकिल को वो समझता है, एंड फाइनली वो डिफरेंस समझता है अल्फा एंड बीटा का। और जब वो इनको समझ के ट्रेड लेता है, तो फिर वो वहां छोटा मोटा ट्रेड नहीं लेता है, अपने पोजीशन साइज के हिसाब से वो वहां पर ट्रेड को लेता है और अपने अकाउंट को ग्रो करता है। वो अपने रूल्स के हिसाब से अपने सिस्टम को फॉलो करता है, रिपीट मोड पे उसको फॉलो करता है। एक नोवाइस ट्रेडर, एक नया ट्रेडर क्या करता है, वो जो नया ट्रेडर है वो सुनी सुनाई बातों पे हाई अल्फाज को चेज करके वो उस तरह से ट्रेड करता है। वो वहां पर बेसिकली अपने ओपोनेंट के चले हुए जो उसके, जो ओपोनेंट ने जो अपना स्टेप लिया है, वो उसको एक्चुअली उसके ट्रैप में फंस जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज एक बड़ा मूव आया मार्केट में, किसी ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो वो वहां पर जंप लगाने की कोशिश करता है कि यहां मेरे को कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं वहां घुस जाऊं। अब वो वहां घुसता है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां पर उसके लिए ट्रैप क्रिएट किया गया है, कि वो वहां घुसेगा और वहां पर उसको यूज करके बड़ा पैसा अपना प्रॉफिट बुक करेगा। एंड यही रीजन होता है रिटेल ट्रेडर्स जनरली मार्केट में टॉप बना देते हैं। बॉटम जब बन रहा होता है कहीं पर, तो कोई रिटेल वहां दिखता तक नहीं है, उल्टा वहां पर वो डर के भाग जा रहे होते हैं कि ये तो जीरो हो जाएगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, जो मार्केट में स्टॉक्स हैं वो किसी की बिजनेसेस हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं, वो एंटरप्रेन्योर, वो जो बिजनेसमैन है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के बिजनेस साइकिल में चल रहे हैं, और उस साइकिल के अनुसार वो अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करेंगे। और जब तक वो प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करेंगे, आपको उसका स्टॉक में रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल नहीं दिखेगा। बीच में पंप एंड डंप होंगे, अगर आप उनमें फंस जाओगे तो बहुत बुरी तरह से कैपिटल वाइप आउट होता है, निकलने का मौका नहीं मिलता है।
तो उसको चेज नहीं करना है। जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बिजनेस साइकिल में पैसा बनाता है ओवर द इयर्स, तो आपको भी उसी पैटर्न को फॉलो करना। हम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के पास एक एडवांटेज है कि हम टाइम के अनुसार, हम बिजनेस साइकिल के अनुसार हम शिफ्ट कर सकते हैं अपना फोकस। कि भाई अभी हमको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एनबीएफसीज अच्छा लग रहा है, कल को हमको ऑटो अच्छा लगेगा तो हम ऑटो में चले जाएंगे, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए मुश्किल है ना। उसका कैपिटल वहां एम्प्लॉयड है, उसकी फैक्ट्रीज हैं, उसके वर्कर्स हैं, तो वो वहां पर उसके ओवरहेड कॉस्ट बंधे हुए हैं। हम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये लिबर्टी है कि हम बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं, क्विकली बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करके दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं एंड अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट बहुत जरूरी है समझना कि आपको क्या पता है, आप किस चीज से रिलेट करते हो, और जहां आप रिलेट कर पाओ, जिसको आप समझ पाओ, और जहां अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन सही हो, वहां पर अपने स्ट्रेंथ को, वहां पर अपने पोटेंशियल को डिप्लॉय करना है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। आपको पता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जो हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर कम्युनिटी के हैं, मिस्टर वॉरेन बुफे ने 1995 में जो आईटी का मूव आया था, 1995 से 2000, दैट वाज द फेमस आईटी बबल इन द मार्केट। आईटी स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर गए थे। आप लोग को पता होगा विप्रो का किस तरह से चला था, इन्फोसिस किस तरह से चला था। अजीम प्रेमजी बिकेम दी रिचेस्ट पर्सन ओवरनाइट। पूरे आईटी बबल में एक भी स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट नहीं था। किसका? मिस्टर वॉरेन बुफेट। He did not participate in the IT because he was not understanding that cycle. That was the wave A of the IT industry. IT सेक्टर का वो वेव ए था। वेव ए जो होता है वो अनडिफाइंड इम्पल्स होता है, वो कब टॉप बना देगा नोबडी नोस। वेव बी करेक्टिव वेव होती है ए वे की, जो ये बताती है दो तरह से। पहला, वो ये बताती है कि जो वेव ए था वो पंप एंड डंप तो नहीं था, द करेक्टिव शुड बी विद लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम करेक्शन आना चाहिए, ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल आना चाहिए। आने के बाद कंसोलिडेट करके वहां से वेव सी को स्टार्ट होना चाहिए। व्हेन दैट वेव सी स्टार्ट्स, दैट इज द प्लेस वेयर अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर मेक्स एक्चुअल मनी एंड सस्टेनेबल मनी, जो कि मेन पॉइंट है आज हमारा, कि प्रॉफिट बनाना है लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिट को बनाना है। एंड वहां पर जब वो बनेगा तब हम करेंगे। जब कोई चीज नई मार्केट में आती है, लोग उसको चेज करते हैं, विच इज ह्यूमन नेचर। लेकिन बड़े बड़े ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हमको ये सिखाते हैं कि दैट इज द इनिशियल इम्पल्स which can saturate at any given point of time, and you should stay away from it until and unless it proves its legitimacy, कि वो legit था, एक pump and dump story नहीं है, it's just not an overnight thing kind of a thing, कि भाई एक वेव है अचानक से चली है अचानक से फिजल आउट हो गई। आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैपिटल देयर। सो बीइंग एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर, वन शुड फोकस ऑन प्लेसेस इन द एरियाज वेयर ना ही सिर्फ अच्छा पैसा बन रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के साथ बन रहा है। उसके बिजनेस साइकिल पे मेरे को फेथ है, उसने अपने आप को प्रूव किया है, टाइम टेस्टेड है। एंड वंस यू सी दैट हैपनिंग, you know that the growth story is there, and then the only thing that you need is very good conviction, very good system to take entry and ride the growth until it goes on. We know there is a process in which you can calculate the length of the wave, and through that you can calculate and ride the entire wave with conviction. बीच में ups and downs होंगे वहां भी, they may be a part of smaller waves, लेकिन ultimately growth आएगी अगर आपका जो बॉन्ड है जो आपने सही सिलेक्ट किया है, अगर आपने सही से बिजनेस साइकिल को रीड। नाउ द सेम थिंग आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज आप देखोगे इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, एआई इज गेनिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। एवरीबडी अराउंड इज चेजिंग एआई। अभी 2 दिन पहले मैं एक ऐड देख रहा था, आई डोंट नो नया है या पुराना, मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ ये न्यूज एंड ऑल। तो उसमें मैं देख रहा था ऐड में, देर इज अ न्यू एड कमिंग अप कॉल्ड समथिंग कॉल्ड चार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चार्ट एआई।
नाउ वहां पर क्या है, यू पोस्ट एनी चार्ट एंड द एआई एनालाइजेस द चार्ट फॉर यू एंड इट विल टेल यू कि यहाँ पर आपको क्या करना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मैसेज गिवन बाय द कोडर जिसने उस एआई को लिखा है, या द फीडर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द एआई इंटेलिजेंस, कि भाई अगर ऐसा दिखे तो ये बोलो, अगर ऐसा दिखे तो ये बोलो, अगर ऐसा दिखे तो ये बोलो। तो अभी तक तो जो ऑपरेटर था वो मीडिया को यूज करता था, वो अपने मनी पावर को यूज करके न्यूज को इन्फ्लुएंस करता था, और न्यूज को इन्फ्लुएंस करके वो एक ऐसा डेटा फ्लो मार्केट में प्रेजेंट करता था कि रिटेल को लगता था कि यहाँ पर बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। लेकिन आगे आगे अगर ये चार्ट एआई या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोमेंटम गैदर करता है, कन्विक्शन ले लेता है लोगों की, एंड पीपल टेंड टू इंडल्ज इनटू दिस कंप्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड, तो होगा क्या? जो बड़ा पैसा है उसको सिर्फ एआई को फीड करना है कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है यहाँ पर रिटेल बाय करे, तो आप किसी भी एआई से पूछोगे वो आपको यहाँ पर बाय का सिग्नल देगा। आप किसी भी एआई से बोलोगे तो वो आपको बुलिश ही दिखाएगा। एंड अल्टीमेटली जो रिटेल का पैसा है टुकड़ों टुकड़ों में वो बाय में आएगा, एंड जो बड़ा पैसा है वो लिक्विडेट करके टॉप बना देगा वहां पर। एक तो हो गया ये चैलेंज, और दूसरा, एआई जिस तरह से बढ़ रहा है, इट इज वेरी वेरी न्यू, इट इज अ काइंड ऑफ अ फेज जो कि 95 में आईटी बबल का था। एआई मे बी वेरी गुड, मे नॉट बी वेरी गुड, दैट इज सब्जेक्टिव, बट एज फार एज इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज कंसर्न्ड, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो एआई ओरिएंटेड है, जिसका बिजनेस जो है वो एआई की तरफ है, सो दैट नीड्स टू गो अंडर अ टाइम टेस्टेड करेक्शन टू प्रूव इट्स लेजिटिमेसी। And this is the reason why even the big investors, even the most famous like Mr. Warren Buffett, is not participating or investing a single rupee in the companies which are investing heavily into AI. Because AI जो है वो अभी अपने ए वेव में है। वो कब टॉप बनेगा वी डोंट नो। वहां पर टॉप बनने के बाद जब वो करेक्टिव वेव में आएगा, तो क्या वो पंप एंड डंप हुआ होगा, या वो एक प्रॉपर करेक्टिव वेव बनाएगा वी डोंट नो। वन थिंग वी नो फॉर सर्टेन इज, अगर करेक्टिव वेव बनने के बाद वो कन्विक्शन दिखाएगा, होल्ड करेगा सर्टेन की लेवल्स, तो वहां से नेक्स्ट वेव शुरू होगी, एंड दैट विल एक्चुअली मेक मनी फॉर अस। सो इफ यू आर प्लानिंग टू indulge or diversify into companies which are heavily investing into AI, then I would say कि आप डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लीजिए, एंड वहां इन्वेस्ट करिए जिनको आप समझते हैं, जिनको आप खुद कंज्यूम करते हैं, आपके चारों तरफ जो बिक रहा है, जहां पर आपके मंथली बिल्स ज्यादा बड़े बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपके जैसे और सब लोगों के खर्चे हो रहे हैं, एंड वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑर्डर बुक अच्छी है, वो आगे ग्रो करेंगी, कर भी रही हैं। साथ साथ नोइंग व्हाट यू नो, आपके चारों तरफ का मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट को समझिए। अभी अगर टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एनबीएफसीज एंड एनबीएफसीज अच्छा करेंगी, एंड वो कर भी रही हैं। तो इन सब चीजों को जब आप मिला के समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि उतना डिफिकल्ट नहीं है करना। द ओनली चैलेंज इज दैट योर अप्रोच शुड बी राइट, एंड यू शुड बी फिशिंग इन द राइट पॉन्ड, एंड इफ you are doing so, your accuracy goes up and you start building sustainable income out of our very very passionate and very very fascinating industry of trading and investing। तो इसको आपको समझ। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे आज के, और वो है एक ऐसा सिस्टम जिसको अभी हम यूज भी कर रहे हैं। हमने आपके साथ शेयर भी किया हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और वो अच्छा रिजल्ट भी हमको जनरेट करके दे रहा है। अब वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है हमारा एवी वेब का सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज पहले बेसिक्स बता देता हूँ, ये एक तरह का बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा एवी वेब का। पहले तो ये समझिए एवी वेब है क्या। एवी वेब इज नथिंग बट द एवरेज पोजीशन कॉस्ट ऑफ द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। चाहे वो स्टॉक हो, या वो इंडेक्स हो, या वो सेक्टर हो, कोई भी चार्ट हो, उस चार्ट का जो एवी वैप होता है, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस पर्टिकुलर इंडेक्स या सेक्टर का आपको एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट बताता है बड़े प्लेयर्स का। यानी कि जो बड़ा प्लेयर है, वो उसकी वहां पर वो उसकी कॉस्ट है। अब अगर प्राइस उस एवी वैप के ऊपर चल रहा है,
यानी जो बड़ा प्लेयर है ही इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर वो उससे नीचे चल रहा है तो जिसने वहां पर शॉर्ट किया है, सी द प्राइस अगर एवीवैप के ऊपर है या नीचे है, तो वो वहां इसलिए है क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है वो चाहता है वो वहां हो। सो इफ द प्राइस इज अबव इट, दैट मीन्स कि इस स्टॉक में दे आर बायर्स एंड दिस इज देयर एवरेज कॉस्ट। अगर प्राइस नीचे है दैट मीन्स दे आर सेलर्स एंड दिस इज देयर एवरेज सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है? सो प्राइस अगर ऊपर है दे आर मेकिंग मनी ऑन द बुलिश साइड, प्राइस अगर नीचे है दे आर मेकिंग मनी ऑन द बेयरिश साइड। इस बात को क्लियरली समझना है। इट इज नॉट अबाउट लूजिंग मनी। लूजिंग के लिए ना बाकी 91% बैठे हैं। एंड टू टेल यू, ये 91% जो है ये मार्केट में एक कैंडल भी नहीं बना सकते हैं। तो फॉरगेट अबाउट एवीवैप, क्योंकि एवीवैप बनता है ओवर द पीरियड, ओवर अ बिग पीरियड। और इस बड़े पीरियड में, क्योंकि रिटेल के साथ तो क्या है ना, 2 दिन बायर है, तीसरे दिन बेरिश है, फिर चौथे दिन बुलिश है, फिर पांचवें दिन बेरिश है। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता है। मार्केट एक प्रोग्रेशन में चलता है। उसमें लीन पीरियड्स आते हैं, उसमें इम्पल्स पीरियड्स आते हैं। तो जो ऑपरेटर होता है वो रिटेल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट चलता है, और वहां पर उसका जो अपना पोजीशन होता है वो कंसिस्टेंटली चलता है, जिसको वो मैनेज करता है डे टू डे बेसिस। तो अगर प्राइस एवीवैप के ऊपर है, इट क्लियरली शोज दैट द ऑपरेटर, द बिगर हैंड और द इंस्टीट्यूशंस आर बायर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर और इंडेक्स, एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर गैप ज्यादा है तो यानी दे आर राइडिंग इन प्रॉफिट्स। तो राइडिंग इन प्रॉफिट्स से दो कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट, दे मे बी लुकिंग टू बुक प्रॉफिट्स, और दे मे बी लुकिंग टू इवन टेक इट हायर। अब आप बोलोगे अगर हायर ले जाना था तो यहाँ रुका क्यों है? तो यहाँ वो इसलिए रुका है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि बाकी लोग जो हैं उसके साथ वो भी आगे बढ़े। क्योंकि अगर यहाँ से वो प्राइस को और ऊपर ले गया तो बाकी लोग बेच के निकल जाएंगे, वो फंस जाएगा। सो वो वहां पर टेस्ट करेगा, डराएगा, धमकाएगा कि आप निकल जाओ, आप वहां शॉर्ट करो। और फिर जब आप वहां शॉर्ट करोगे, आप निकल जाओगे। इन शॉर्ट, अगर वहां पर स्टॉक लाइट हो जाएगा तब वो उसको ऊपर लेके जाए। अगर आप वहां पर नहीं शॉर्ट करोगे, आप वहां पर नहीं निकलोगे, उल्टा आप वहां पर एंटर कर जाओगे, तो वो वहां से निकल जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट राइट कर रहा है। एंड द सेम थिंग हैपेंस व्हेन प्राइस जो है एवीवैप से नीचे गैप बना के चलता है। अनदर क्वेश्चन विच कम्स इज कि आज हम एवीवैप के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आज ही एवीवैप क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जब मार्केट लास्ट ईयर जब एक इम्पल्स वेव में चल रहा था, 90% ऑफ द स्टॉक्स जो थे अपने एवीवैप को पीछे छोड़ के ऊपर चल रहे थे। एवीवैप बहुत नीचे था, कोई भी स्टॉक अपने एवीवैप के आसपास भी नहीं आ रहा था, सारे स्टॉक्स ऊपर थे, मार्केट एक सुपर इम्पल्स वेव में था। लेकिन आफ्टर सितंबर, जो लास्ट ईयर हमने आपके साथ सेशन भी किया था कि चेंज हो रही है सिचुएशंस, एंड हमने 8 से 9 लाख करोड़ की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी फोरकास्ट की थी, जो कि हमने एग्जैक्टली होते हुए देखी है। तो उसके बाद हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ द डीप करेक्शंस इन सर्टन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स एंड ओवरऑल मार्केट्स आल्सो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है अब वापस से अपने एवीवैप्स पे एक्टिव। एंड यहाँ जब वो एक्टिव है तो यहाँ से बड़े मूव्स मिल रहे हैं, जिसका एक लाइव एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर किया था अभी से कुछ 2 हफ्ते पहले, जब हमारे दो मेजर इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों अपने एवीवैप पे थे। एंड हमने आपको बताया कि देखो एवीवैप पे प्राइस है, एफआईआई इंडिकेटर एक्टिव है, एंड वहां से आप देखोगे बहुत बड़ा मूव हमें देखने को भी मिला। So you should know the right moment to enter, and right now in the given context, AVWAP is giving very good results. मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है। ट्रैपिंग होगी कहाँ होगी? एवीवैप पे होगी। उसके उससे जब गैप बन जाएगा ऊपर होगी, या उससे जब गैप नीचे बन जाएगा वहां होगी, 3 जगह होगी। और रूल उसका वही है जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब ऊपर है तो वो बुलिश प्रॉफिट्स में है, जब नीचे है तो वो बेरिश प्रॉफिट्स में। एवीवैप के साथ एक कंसर्न है, एवीवैप जो होता है उसके कुछ रूल्स हैं प्लॉट करने के, जो कि हमारे मेंटरशिप मेंबर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। उसको कैसे 1 स्टेप बैक रूल से प्लॉट किया जाता है, आप उसको उस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। बॉन्ड ईवीवैप को प्लॉट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। जब आप फ्यूचर्स में उसको प्लॉट करते हैं तो आपको एक चीज का हमेशा याद रखना है कि उसकी एक अवधि होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, एंड एट दैट टाइम उसमें अनवाइंडिंग होना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है।
विच इज कॉल्ड मैंडेटरी बाइंग और मैंडेटरी सेलिंग, और ये होता है एक्सपायरी के पास। एंड इसी के साथ एक अलग चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं रोल ओवर्स। सो रोल ओवर्स एंड मैंडेटरी बाइंग एंड सेलिंग इज अ रेगुलर phenomenon which takes place every month in the future and option space, जिसको आपको समझ के ही पढ़ना है आगे। तो जब आप इसको समझ जाते हो और आप देख रहे हो कि कोई स्टॉक है अपने एबीवैप से ऊपर चल रहा है, जो ऑपरेटर है प्रॉफिट्स में है, एंड एक्सपायरी आने वाली है, सो आई होप कि आप लोग समझते हो कि अब आप लोग को वहां क्या करना। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि वहां पर अब मैंडेटरी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन वो कब आएगी ये कैसे पता चले? एक्सपायरी से एक हफ्ते पहले आएगी या एक दिन पहले आएगी, एक्सपायरी के दिन आएगी, नोबडी नोज, या वो उसको वहीं एक्सपायर होने देंगे, आई डोंट नो। तो कैसे करना है उसको? उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस। कैंडल स्टिक पैटर्न या सिग्निफिकेंट कैंडल फॉर्मेशन अगर दिखता है, दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ टेलिंग यू, क्योंकि भाव भगवान छे, भाव को रीड कर लिया आपने, इंटेंशन आपको पता था, टाइमिंग आपको पता है, देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट टू डू देन एग्जीक्यूट योर प्लान। नंबर वन। नंबर टू, ईवी वैप पे ट्रेड करने का रूल मैं रिवाइज करा देता हूं। द बेसिक रूल is the curve of the AVWAP is a very, very strong indicator to tell you whether the stock is rising or falling. Curve of the AVWAP tells us कि जो बड़ा पैसा है वो अपने एवरेज कॉस्ट को ऊपर लेके जा रहा है। एवरेज कॉस्ट कब ऊपर बढ़ती है? सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा एंड आपने उस स्टॉक को खरीदा, सपोज आपने उसको लिया 30 रुपीज में, तो योर कॉस्टिंग इज 30 रुपीज। कल को आप उस स्टॉक को लेते हो 50 रुपीज में, नाउ योर एवरेज इज 40 रुपीज। तो जो चीज आप पहले 30 में ले रहे थे, अगर आप उसको 50 में लेने को तैयार हो इन द सिमिलर क्वांटिटी, देन ओनली योर एवरेज विल गो अप। आप उसको 50 में कब खरीदोगे? जब आपको उसमें फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा, तभी खरीदोगे इन द सेम क्वांटिटी। तो यानी कि आपकी कन्विक्शन हाई है। So a curve in the AVWAP reflects the conviction of the larger players in the particular stock. Clear हो गया? A negative curve in the AVWAP is similarly a reflection of a negative conviction of the larger players in that particular stock sector or index. Clear एकदम? मैंने रीजन भी बताया आपको, कर्व और कर्व क्यों, और मैं आपको बताऊं बहुत जल्द हम पूरे एफएनओ स्टॉक्स का फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में, क्योंकि हमने बहुत खोजा, कहीं मिल जाए तो हमें बनाना ना पड़े। बट फाइनली जब हमको कहीं नहीं मिला, पेड वर्जन में भी कहीं नहीं मिला, तो हमने फिर डिसाइड किया हम खुद ही अपना बनाएंगे। एंड अब हमने बना लिया है, हमारे आईटी टीम ने, संकेत जी ने बहुत मेहनत से बनाया है, कुछ करेक्शंस बाकी हैं वो भी हो जाएंगे। एंड नाउ वील कम अप वेरी सून। हमारा जो नया डेटा पैकेज आएगा वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत सारे डेटा हैं, एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं एवीवैप कर्व का। अभी 200 स्टॉक्स में डेली देखना कि किसका कर्व ऊपर और किसका नीचे है इज बिकमिंग बिग चैलेंज। हमारा वो एक सिस्टम आपको बता देगा कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें स्ट्रॉन्गर प्लेयर जो है अपने कन्विक्शन को बढ़ा रहा है, वो कौन सा स्टॉक है जिसमें स्ट्रॉन्गर प्लेयर अपने कन्विक्शन को बेयरिश साइड में बढ़ा रहा है, यानी बढ़ा दोनों तरफ रहा है, किस साइड में, बुलिश साइड में अपनी एवरेज कॉस्ट बढ़ा रहा है, किसमें बेयरिश साइड में बढ़ा। एंड वंस यू नो दैट 5-7 स्टॉक जिसमें एवीवैप बढ़ रहा है, यू नो वेयर टू फोकस, सो वील गेट क्लोजर टू द फिश इन द पॉन्ड, हम और फिल्टर डाउन अप्रोच में आ जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को पता है हमारा एक एवीवैप का सिस्टम है जो हमने अपने डेटा प्लान में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। वो आपको बताता है कि कौन सा स्टॉक है जो अपने ईवीवैप के पास आ रहा है। अब ईवीवैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऊपर और नीचे का हमने समझ लिया, लेकिन जब कोई स्टॉक अपने ईवीवैप पे आता है तो वहां पर जो ऑपरेटर है, या तो उसने ऊपर अपनी पोजीशंस छोड़ दी हैं एंड द प्राइस हैज कम बैक, या फिर वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके यहीं पर एवरेज करना चाहता है, वो ऊपर खरीदने में कंफर्टेबल नहीं है। यानी वो एवीवैप को ऊपर, जब प्राइस ऊपर था तो वो वहां पर बाय नहीं करना चाहता। सो नाउ ही हैज टू ऑप्शंस,
या तो वो वहीं पर अपनी एवरेज पे वापस से ऐड करेगा, या इफ द एवरेज ब्रेक्स तो वो वहां पर लिक्विडेट करके अपने पोजीशन को रिवर्स कर देगा, यानी वो बेरिश भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं, एवीवैप हियर बिकम्स एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डिसीजन। यहां से या तो नई स्टोरी ऊपर की बनेगी या नई स्टोरी नीचे की बनेगी। एंड दैट इज वाई जब हमने एवीवैप का सिस्टम लॉन्च किया था, मैंने आपको कहा था ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से बड़े ट्रेड मिलेंगे, छोटे मोटे ट्रेड नहीं मिलेंगे। यहां पर हम 1 आवर चार्ट को यूज करते हैं, इसीलिए हम 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट को यूज नहीं करते हैं। यहां से 1 आवर चार्ट को यूज किया जाता है। मिनिमम से मिनिमम हम इंडेक्स में 5 से 6%, स्टॉक में 10 से 15% का मूव एक्सपेक्ट करते हैं, जब कोई यहां से हमें कंफर्मेशन मिलती है। अगर आप एफएनओ स्पेस में यूज करते हैं जहां पर आप लेवरेज ले रहे हैं, तो आप जानते हैं 5 to 10 टाइम्स की लेवरेज है। 10% का भी मूव अगर है और आप उसमें से 6-7% भी कैप्चर करते हैं लेवरेज के साथ, तो आप इजीली कैपिटल पे 60-70% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इन अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। तो आपको इसके पोटेंशियल को समझना है। इसके दो चीजें हैं यहाँ पर जो हमारे फेवर में है। पहला, ये सिस्टम बहुत अच्छा अभी काम कर रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वोलेटिलिटी की वजह से, हाई बीटा अभी जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है उसके वजह से अपने एबी वैप्स पे आते हुए दिख रहे हैं, रिटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और वहां से फैंटास्टिक मूव्स बन रहे हैं। अभी हम ओपन करेंगे चार्ट्स, मैं आप लोग को बोलूंगा स्टॉक के नाम बताइए, हम स्टॉक देखेंगे, यू विल बी स्टन्ड किस तरह के मूव्स बने हैं। एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां से बन रहा है स्टॉक्स में भी। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का तो लाइव ट्रेड मैंने दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने ओपनली बताया था, देखो स्टेशन पे खड़ा है निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ से तैयार है। और साथ में एफआई इंडिकेटर एक्टिव था, स्टोन एज में वहां पर मल्टीपल टाइम्स रिटर्न निकल के आए, एक दो गुना नहीं हुआ, ऑप्शंस मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए वहां से। तो इसका एडवांटेज लेना है आपको, चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक में ट्रेड। इसके रूल्स क्या हैं ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और सीधा चार्ट पे चलते हैं, वहीं पर डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं कोई एक आध स्टॉक डिस्कस करूं, तो आप अपने स्टॉक भी वहां पर बता सकते हैं, मैं आपके सामने आपका स्टॉक वहां पर देख। तो अगर आप में से कोई चाहता है तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, जो अच्छा लगे कर लीजिए, चैट पे मैसेज भेज दीजिए। आपको यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, पॉलीकैब, टाटा स्टील, पीडीलाइट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आप देखोगे, अभी रिसेंटली कल प्राइस ने इसको यहाँ ब्रेक किया था, फर्स्ट कैंडल पे इसने ब्रेक किया। और सिर्फ एवी वैप ने नहीं, को नहीं, प्राइस ने और वी वैप ने, दोनों ने एवी वैप को नीचे की तरफ डाउन क्रॉस कर दिया। फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस जहां खुला वहीं से गिरता चला गया। एंड दिस वाज द एरिया जहां पर पैसा बनता है। यहां पर ऑपरेटर ऑलरेडी प्रॉफिट्स राइड कर रहा है, अब वो वेट कर रहा है यहाँ पर कि भाई आप निकलोगे या आप कंटिन्यू करोगे। अगर आप निकल जाओगे वो गिरा देगा, और आप कंटिन्यू करोगे तो वो यहाँ से उठा देगा, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहता। अब रिटेल ट्रेडर क्या है, वो यहाँ पर ये, अब ये जो मूव आया ना, ये वो 25% वाला स्टॉक है, जो स्टॉक 25% का रिजल्ट देता है। जब ये 25% का रिजल्ट मार्केट में दिख जाता है तो रिटेल ट्रेडर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, अब तो बाजार गिरेगा, अब हम यहाँ पर सेल करें। तो जब वो यहाँ पर सेल करने का सोचते हैं तो ऑपरेटर बोलता है अच्छा, अगर तुम यहाँ सेल करना चाहते हो तो करो। वो जैसे जैसे सेल करते हैं ऑपरेटर यहाँ बाय करता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है ना, यहाँ से यहाँ तक उसको तो मौका मिल गया प्रॉफिट बुक करने का। रिटेल यहाँ सेल कर रहे हैं। आपको इसको समझ कि कहाँ एंटर करना है और कहाँ नहीं। अब पहला रूल एवीवैप का क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है, जब प्राइस और वीवैप एक साथ क्लोज कर जाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वेरी बिग मूव ऑन इन दैट डायरेक्शन, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे हो। इसके साथ एक
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार वोलेटिलिटी की वजह से, ट्रैपिंग की वजह से प्राइस और ईवीवैप क्रॉस करेगा। वो रूल ये कहता है कि आपको वहां पर डिग्री को यूज करना है। डिग्री इन द सेंस द वे इन विच AVWAP एंड VWAP इज पोजिशनड, यानी कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ 45 डिग्री कर्व इन VWAP और AVWAP। अगर VWAP या AVWAP में 45 डिग्री का मिनिमम कर्व होता है, देन दैट एड्स अप टू अ कन्विक्शन एंड दैट फिल्टर्स डाउन टू वेरी गुड ट्रेड्स। आप यहां देखोगे VWAP AVWAP जो है वो छोटे से डाइवर्जन में है, लेकिन VWAP जो है वो काफी शार्प, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 75 टू 80 डिग्रीज का स्लोप है। एंड दिस इज आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कैंडल क्लोज, इसीलिए हम आवरली चार्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। जब ये होता है, देन आप यहाँ पर प्राइस से पूछो ना कि अगली कैंडल पे इतना बड़ा फॉल क्यों आया, बिकॉज जितने प्रो ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ पर एक्शन इनिशिएट कर, दे टुक देयर पोजिशंस हियर। दिस वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द VWAP क्रॉसिंग, क्योंकि ट्रेड तो इंट्राडे में होगा, इंट्राडे का आपको रिएक्शन VWAP बताएगा। तो जब VWAP इतना शार्पली गिरा तो हमको यहाँ पर ये पता चला। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। तो यानी कि हमने क्या समझा, द डिग्री, द स्लोप ऑफ द VWAP एंड द AVWAP and the crossing of the AVWAP, VWAP and the price is very, very crucial in identifying the type of trade that we need to take at this crucial juncture. क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज जो हमने पहले डिस्कस की, कि जब ये AVWAP से प्राइस डाइवर्ज करता है, यानी कि ऊपर या नीचे, जब प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो यहां पर जो ऑपरेटर है वो प्रॉफिट्स में है, बुलिश ट्रेड में है, उसकी बुलिश पोजीशंस हैं, ये उसका एवरेज है बुलिश पोजीशंस का, और इस एवरेज पे वो यहां पर बाय कर। क्लियर है? ये उसकी बाइंग प्राइस है, और अगर प्राइस यहां चल रहा है इट मींस ही इज राइडिंग प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स में अगर वो है तो यहां पर वो प्रॉफिट बुक कब करेगा ये हमें कौन बताएगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। अब अगर उसका एनालिसिस कैसे होता है, कैंडल स्टिक, सिग्निफिकेंट कैंडल्स, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट कैंडल का फॉर्मेशन, और जब ये सिग्निफिकेंट कैंडल का फॉर्मेशन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है और उसकी कंफर्मेशन हमें मिलती है, तो उसके बाद ये बड़े बड़े मूव्स आपको दिखने लगते। फिर प्राइस अपने एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पाता है इंट्राडे, बट दैट ओनली हैपेंस आफ्टर दिस कंफर्मेशन, आफ्टर द सिग्निफिकेंट कैंडल। क्लियर है? तो इस तरह से आप हमेशा याद रखो, जो बड़ा पैसा होता है वो आपसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसका स्टेक बड़ा है मार्केट। वो जब तक कंफर्म नहीं होगा वो इनिशिएट नहीं करेगा, वो लिक्विडिटी ही नहीं लाएगा मार्केट में, प्राइस एक रेंज में फंस जाएगा। लेकिन एक बार अगर उसने सोच लिया है कि मेरे को अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो वो वहां पर आपको बायर बना देगा, आप वहां बाय करोगे और वो वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। एंड दिस स्टोरी गोज ऑन रिपीटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ। चलिए अब हम यहाँ पर फटाफट कुछ स्टॉक्स देखते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे, एंड फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन शुरू करेंगे, जिसमें शंकर भैया ले चलेंगे आप लोगों को एक नए सब्जेक्ट की तरफ आज। एंड उसमें उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज सिलेक्ट किया है, जो आप लोग को एक्चुअली इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम मार्केट को भी रिलेट करेंगे विद द एस्ट्रो साइंस। तो वापस से एक बार चैट खोल लेता हूँ, आप लोग के यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आए हुए हैं। पॉलीकैब, टाटा स्टील एंड पिडिलाइट को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉलीकैब का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग लगभग अच्छे डिग्री के साथ इसने इसको क्रॉस किया, एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ इसने रैंक 1 कैंडल से क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद वी हैव सीन अ फिनोमिनल मूव इन पॉलीकैब आफ्टर दिस। क्लियर है?
मार्केट साइडवेज है, लेकिन आप देखो स्टॉक में अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला। लगभग लगभग अगर मैं यहाँ से पकड़ूं तो 10% का मूव जो आता है वो आ गया। मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली बताया, इंडेक्स में 5 से 6%, स्टॉक में 10 से 12%। स्टॉक में जब भी ये होगा, अगर 10 से 12% का मूव आपको मिल जाता है, यू मस्ट सी कि यहाँ पर कहाँ सैचुरेशन का पॉइंट आपको दिख। अगर आपको वहां पर रैंक 1 की कैंडल मिलने लग जाए जो कि बेरिश हो, अगर आपको वहां पर रिजेक्शन प्राइस में दिखने लगे, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या सिग्निफिकेंट कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, देन दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ एग्जॉशन। यहाँ पर प्राइस एग्जॉस्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर की स्टोरी कब बनेगी? दो जगह से बनेगी। पहला, द एवीवैप इज स्टिल कर्विंग अप, सो वी, अगर हमको एंटर करना है, वी नीड टू वेट फॉर दिस। क्योंकि अगर आपका एवरेज प्राइस यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ऑपरेटर के कॉस्ट प्राइस से ऊपर होगी, तो ऑपरेटर आपको डरा डरा के बीच में निकालने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर आप ऑप्शंस में या फ्यूचर में ट्रेड करोगे, लेवरेज में ट्रेड कर रहे हो, तो ऑपरेटर आपको निकालने की कोशिश करेगा। अगर आपकी एवरेज कॉस्ट ऑपरेटर के साथ होगी, तो आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड का प्रॉफिट एंजॉय कर पाओगे, उसको राइड कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है। प्राइस अगर यहाँ पर आता है, यहाँ आने के बाद कोई रैंक 1 की अच्छी कैंडल बनती है, आपको यहाँ पर प्राइस में रिजेक्शन दिखता है यहाँ से कि यहाँ पर प्राइस आ रहा है और रिजेक्ट कर दिया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको इसको एज अ स्टॉप लेके यहाँ से राइड करना है, अपनी एंट्री को प्लान करना। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर एग्जाम्पल। हमेशा रूल को फॉलो करना है, रूल के अकॉर्डिंग को ट्रेड को प्लान करेंगे तो आपको वो रिजल्ट देगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोग में से कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर प्राइस नीचे क्रॉस कर गया, लेकिन प्राइस क्रॉस तो किया, क्या एवी वैप ने क्रॉस किया? वी वैप ने क्रॉस किया? आंसर इज नो। अगेन अगर हम इस पॉइंट पे देखें, प्राइस ने यहाँ क्रॉस किया, क्या वी वैप ने क्रॉस किया? 5 कैंडल यहाँ बन गई लेकिन उसने क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर आने के बाद एक कैंडल ने यहाँ पर क्लोजर दिया, जिसके वजह से थोड़ा सा मूव हमें नीचे देखने को मिला, बट बहुत जल्दी प्राइस वापस ऊपर की तरफ टर्न करेगा, बिकॉज हाई कन्विक्शन ट्रेड यहाँ पर नहीं था। हमेशा याद रखना है, प्रीवियस सपोर्ट एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस जो फॉर्म होता है आफ्टर क्रॉसिंग द एवी वैप इज योर नेक्स्ट टारगेट। जो कि सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर टारगेट कहाँ लें। दो तरह से टारगेट लेंगे। पहला, जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना था, सपोज प्राइस एवी वैप को क्रॉस करता है यहाँ से नीचे, अब ये यहाँ से ऊपर आ रहा है, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, टारगेट क्या होगा? दो तरह से आप निकाल सकते हो। पहला होगा 10 से 12% आ जाए, वहां पर नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन में निकल जाए। लेकिन अगर उसके पहले ये रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है, तो एक बार मस्ट भी यहाँ पर अलर्ट होना है, हेज ऐड करना है स्ट्रॉन्ग, या यहाँ पर अगर कोई आपको रिजेक्शन दिख जाए तो प्रॉफिट को बुक करना। इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड को आगे। तो ये रूल्स जो है मैंने एक बार रिवाइज इसलिए करा दिए, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को यूज करेंगे तो ये आपके आने वाले टाइम पे बहुत काम आएगा। दूसरा स्टॉक आप लोग ने बोला टाटा स्टील, एक करेक्टिव वेव में नीचे आ रहा है, एंड अच्छा मूव आया टाटा स्टील में, बिल्कुल एवी वेब से आया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा मूव बना, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बनी थी ओपन लो के साथ, और उसके बाद एक अच्छा मूव बना ऊपर तक का। अगर हम यहाँ से बात करें तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 10 से 12% का टारगेट उसने अचीव की। ये लेवल यहाँ पर था लगभग 150 से 154 के आसपास, और यहाँ उसने एक अच्छा सिग्निफिकेंट कैंडल फॉर्मेशन भी दिया, एंड दिस वाज 168। तो लगभग लगभग 10-12% का इसने यहाँ मूव बना, और ये सिग्निफिकेंट कैंडल बनने के बाद क्लियर कट वो रिट्रेस करके यहाँ पर अब यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो वो वापस से यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कॉन्सोलिडेशन जब यहाँ हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? हमें दो चीज चाहिए, प्राइस एक्शन एंड डिग्री। नहीं भूलना है डिग्री को। वी वैप यहाँ पर कोई डिग्री कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ए वी वैप फिलहाल कोई डिग्री कंफर्मेशन नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर हमें कोई अच्छी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलती है, कोई सिग्निफिकेंट कैंडल बन जाती है, और उसके साथ हमें किसी भी एक का, दोनों का हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन अगर वी वैप या वी वैप किसी का एक का भी डिग्री कंफर्मेशन आता है, तो वहां से फिर हम ट्रेड को, यानी कि दो कंफर्मेशन चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सिग्निफिकेंट कैंडल और साथ में डिग्री का कंफर्मेशन। सो
अब यहां से जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा ये, इसके ऊपर निकलेगा तभी हम 10-12% को फर्दर एम करें। लेकिन एक बार हमारा पहला टारगेट अब यही निकल, आई होप आप लोग को ये लाइव एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। और एक और तीसरा स्टॉक भी ले लेते हैं, पिटीलाइट। अब यहाँ पर पिटीलाइट में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक निफ्टी लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर हम तीन सिनेरियोज को एक ही चार्ट पे होता हुआ देखें। पहला सिनेरियो, यहाँ पर प्राइस का गिरना, जब प्राइस ने क्रॉस किया तो पहले वी वैप क्रॉस हुआ स्लोप के साथ 45 डिग्री से ज्यादा, एवी वैप में भी कर्व आ गया, एंड उसके बाद प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी दी शॉर्ट करने की, एंड आप देख सकते हो एक बड़ा गैप डाउन आया। हर चीज मार्केट में बोल के होती है, लेकिन ये बोला कहाँ? यहाँ पर हमारे एवी वैप सिस्टम पे यहाँ पर ये स्टॉक हाईलाइट हो जाता है। अभी हम जाएंगे उस सिस्टम पे, मैं एक बार वो भी रिविजन करा दूं। उसके बाद यहाँ पर एक बड़े गैप के साथ प्राइस खुलता है। बड़े गैप के साथ जब प्राइस खुल रहा है, आप एक चीज यहाँ नोटिस करो, वॉल्यूम नहीं है प्राइस की, एकदम नहीं है। अचानक से यहाँ वॉल्यूम एक्टिविटी शुरू हुई। जब यहाँ वॉल्यूम एक्टिविटी शुरू हुई तो देखना है यहाँ पर क्या कोई सिग्निफिकेंट कैंडल है, क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक का आरएच चेंज हो रहा है हाई वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम में हो भी रहा है तो वो स्टिल नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर अगर वॉल्यूम पिक कर रहा है यानी कि ऑपरेटर एक्टिव है, तो ये और ये सिनेरियो में क्या फर्क है आपको समझ में आएगा। जब यहाँ पर इसने वॉल्यूम पिक किया और उसके साथ एक गैप के साथ मूव मिला, अगर आपने इसको रीड नहीं भी किया कोई बात नहीं, जब इसने एवी वैप को क्रॉस किया तो यहाँ आपको दिख गया कर्व, यहाँ आपको एवी वैप तक में कर्व दिख गया, एवी वैप में भी कर्व है, प्राइस उसके ऊपर है, एंड वो आपको यहाँ रीटेस्ट एंट्री देने आ रहा है। अब इससे बड़ा इन्विटेशन और क्या हो सकता? इट इज अ क्लियर कट, और आप देखो किस प्रिसीशन के साथ उसको ऑनर किया। और यहाँ करने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर तक का दिखा, एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से यहाँ तक का दिखा। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। जब आप इसको इस तरह से एनालाइज करते हो, आप अपनी एंट्रीज को ट्यून करते हो, तो फिर आपको इस तरह के रिजल्ट्स मार्केट में मिलते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना कर देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें जब प्राइस वापस नीचे आता है, तो जब प्राइस यहाँ आ रहा है, हमारा एवी वैप कहीं ना कहीं कर्व में है, हमारे को यहाँ पर क्या दिखता है? एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके नीचे। वापस प्राइस आता है, यहाँ से आप ट्रेड ले। अब जब ये वाला कैंडल बनता है, इसलिए मैंने बोला यहाँ तीन है, एक या डाउन, एक या अपसाइड, और अब यहाँ जो करंट सिनेरियो, एक कैंडल बनती है यहाँ पर, उस कैंडल के साथ प्राइस ने भी तोड़ दिया इसको और वी वैप ने भी तोड़ दिया इसको, तो अगली कैंडल से आपको यहाँ पर कन्विक्शन है कि आप यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हो। जब आप यहाँ पर शॉर्ट जाते हो तो हमने क्या सीखा है कि प्रीवियस सब जो जहां से प्राइस निकला है वो आपका टारगेट हो। अगर हम यहाँ देखें, प्राइस ऊपर जाने के बाद एक ट्रैपिंग एक्टिविटी में उसने यहाँ पर एक बॉटम बनाया था, तो इस जगह पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो आपका टारगेट क्या होगा? एग्जैक्टली इस कैंडल का बॉटम। अगर आप यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेड लेते हो, पोजिशनल ट्रेड लेते हो, तो आपका टारगेट क्या होगा? ये स्विंग। इस तरह से आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया। आप यहाँ पर अगर किसी ट्रेड में नहीं हो और अभी भी सोच रहे हो कि मैं एंटर करूँ, तो आप कहाँ एंटर करोगे? बहुत से बहुत आप इस वी वैप पे या इस एवी वैप पे एंटर करोगे, क्योंकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए ट्रेड की, वो ऑपरेटर के साथ सिंक में होनी चाहिए। जब आप वी वैप पे एंटर करते हो तो आप इंट्राडे में ऑपरेटर के कॉस्ट से एवरेज को मिला लेते हो। जब आप एवी वैप पे एंटर करते हो तो उसके पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के एवरेज कॉस्ट से आप अपनी कॉस्ट को मिला लेते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगर इसके ऊपर फिर निकलेगा, यानी कि या तो उसने प्रॉफिट बुक कर लिया है या अब वो यहां से वापस से बुलिश होना चाहता है। तो इस तरह से हमें ट्रेड को करना है। हमें उसके साथ सिंक में आके ट्रेड करना है, उससे लड़ के ट्रेड नहीं कर। आपको समझ में? तो आई होप आप लोग को एवी वैप का पूरा सेटअप क्लियर हो गया होगा, किस तरह से उसको ट्रेड करना है, कैसे उसको समझना है। एंड
अच्छा, एक आया है। हाँ सर, प्लीज चेक जुबिलेंट फूड, व्हाट टू डू इन दिस काइंड ऑफ अ गैप डाउन, कर्व इज अपसाइड इन 200 SMA एंड एवी वैप इज गोइंग। देखिए, 200 SMA जो होता है वो, और एवी वैप में डिफरेंस क्या है इसको समझ। 200 SMA इज रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट इन द स्टॉक, एवी वैप इज रिप्रेजेंटिंग दी ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स सेंटिमेंट इन द स्टॉक। इसको समझ लीजिए, जो 200 SMA है इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बता रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट क्या है। एबी वैप जो है वो पोजिशनल ट्रेडर्स का सेंटिमेंट बता रहा है, क्योंकि जो एवी वैप होता है वो एक्सपायरी बेसिस पे होता है, तो इसलिए वो सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर्स भर का सेंटिमेंट आपको बता सकते। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम एवी वैप को ऑटो प्लॉट मोड पे डाल सकें, हमारे ईसीजी सिस्टम में होगा तो उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे, या देखेंगे उसके कैसे आगे लेके जाएं। बट हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको स्विच ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो, आपको मैनुअली बार बार लगाना ना पड़े। हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं लास्ट स्टॉक, और फिर हम चलेंगे एवी वेब सिस्टम पे, और फिर इसको कंक्लूड करेंगे, और फिर चलेंगे एस्ट्रो साइंस। तो एक बार हम देख लेते हैं जुबिलियंट फूड को। ओके, अब यहाँ पर अगर हम जुबिलियंट फूड का आवरली चार्ट देखते हैं तो इसमें हमें क्या समझ में आता है। इसमें हमें ये दिखता है कि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर जाने के बाद मल्टीपल टाइम्स अपने ईवी ऐप को टेस्ट करते 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 ऊपर बढ़ता चला गया। और यहाँ पर कहीं आप लोग को याद होगा, मैंने एक दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी डाला था कि आज सुबह सुबह से ही पिज्जा खाने का मन होगा। तो यहाँ से ही आप देखो उसने अच्छा खासा मूव दिया, लगभग लगभग 5-7% का मूव बना भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 680 से 720। हाँ, तो इसने करीबन 40-50 पॉइंट का यहाँ पर मूव भी दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स टॉप बनाया, एक डबल टॉप फॉर्मेशन का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, और फिर हमें एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ। ये बड़ी कैंडल पे जब फॉल आया तो वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ आया, और उसके बाद जो ऑपरेटर है वो उसको कंटिन्यूअसली नीचे ले जा रहा है। अब इसमें इसके इसके फेजेस को समझिए, जब प्राइस एक बार क्रॉस करता है तो उस प्राइस में 2-3 फेज होते हैं। पहला, एक बड़ा मूव जब आता है ना, तो रिटेल जो होता है वो यहाँ एक्टिवेट होता है। जैसे आप लोग सब अभी 92% लोग 25% स्टॉक के लिए एक्टिवेटेड थे, सिर्फ 2-3 जन थे जिनको 15% वाला समझ में आया। क्योंकि लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि भाई अच्छा मूव आया है, ये और अच्छा मूव लाएगा। लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाई। जब लोग यहाँ पोजीशंस बना रहे हैं तो समझिए यहाँ ऑपरेटर क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हो तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑपरेटर या तो अपनी इस पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर रहा है, या फिर ऑपरेटर जो है वो वेट कर रहा है और वो चाहता है कि यहाँ पर जो पोजीशन बना रहे हैं वो हार जाएं। जैसे जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा कुछ लोग होंगे, या वी वैप के ऊपर एग्जिट कर गए होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो रिटेल सेंटिमेंट्स को टेस्ट कर। अब रिटेल सेंटिमेंट अगर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बेरिश होगा तो वो यहाँ से घुमा देगा। अगर रिटेल सेंटिमेंट बुलिश हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से वो और फर्दर नीचे की तरफ गिरा। अब आपका यहाँ पर एक्शन प्लान क्या है, ये तो हो गई कि किस तरह से वो काम करेगा, लेकिन एज अ ट्रेडर हम क्या कर सकते, या हमारे हाथ में क्या है। तो जैसे मैंने बताया, आपके हाथ में यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो अपनी कॉस्ट को हमेशा वी वैप के साथ इन लाइन रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी कॉस्ट को हमेशा एवी वैप के साथ इन लाइन रखना है। यानी कि अगर आप इसमें कोई पोजिशनल स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वेट करना है फॉर अ रिट्रेसमेंट अंटिल दिस पॉइंट। एंड यहाँ पर आने के बाद कोई आपको दो रीजन जो मैंने बताए, सिग्निफिकेंट कैंडल या कैंडल स्टिक पैटर्न, और साथ में डिग्री का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं फॉर पोजिशनल स्विंग। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वी वैप जहां पर है वहां से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को लेके चल सकते हैं। अगेन सेइंग, दो रीजंस वहां पर भी होने चाहिए, डिग्री एंड सिग्निफिकेंट कैंडल एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। ये दोनों कंफर्मेशन के साथ अगर आप करेंगे, मैं आपको बताऊं आपकी एक्यूरेसी मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जाएगी, गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे, इधर उधर जम नहीं करेंगे, वेट करेंगे अच्छे ट्रेड का, एंड वो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट लाके देगा।
अब हम चलते हैं अपने एवीवैप सिस्टम पे फाइनली, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। एवीवैप सिस्टम जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सिस्टम है जो हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। हमारी वेबसाइट पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइव मार्केट में ये डेटा चलता है। आप लोग में से जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं। जो इंट्राडे करते हैं, वो इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं। फिलहाल कौन सा स्टॉक अभी अपने एवीवैप के पास आ रहा है, कौन से स्टॉक ने, सपोज वो एवीवैप के पास आया और उसने ओपन लो की फॉर्मेशन दी है, तो वो वहां पर एक अच्छा बुलिश ट्रेड बन सकता है। तो ओपन हाई एंड ओपन लो एनालिसिस भी आपको यहाँ मिलता है। ना ही सिर्फ फ्यूचर में, बल्कि स्पॉट में ओपन हाई ओपन लो है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। उसके साथ उस स्टॉक में 20-50 मूविंग एवरेज का क्या रिलेशन है, आपको यहाँ बिना चार्ट खोले ही पता चल जाता है। 20-50 ये बताता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज शॉर्टर मूविंग एवरेज है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज हायर मूविंग एवरेज है। तो अगर शॉर्टर मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है, तो स्मॉल टर्म ट्रेंड जो है ऊपर का है। अगर शॉर्टर मूविंग एवरेज नीचे है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे का है। तो ये आपको अप एंड डाउन सिग्नल से बता दे रहा है कि 20-50 एनालिसिस क्या है इसका। ओपन हाई ओपन लो कहीं पर है तो वो आपको बता दे रहा है। एवी वैप कहाँ है, करंट प्राइस क्या है, आपको यहाँ पता चल जाता है। ये बीच का जो एनालिसिस है, ये बेसिकली एनालिसिस सेक्शन है जो आपको ये बताता है कि एवी वैप और प्राइस में क्रॉस किस तरफ हुआ है। ना ही सिर्फ एवी वैप और प्राइस का रिलेशन बताता है, आपको वी वैप और एवी वैप यानी दो एवरेजेस का रिलेशन भी बताता है कि इंट्राडे एवरेज और पोजिशनल एवरेज में कोई क्रॉस सिचुएशन बन रही है कि नहीं। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रॉस ना हुआ हो, बट जो एवरेज है आज इंट्राडे का, वो पोजिशनल एवरेज के ऊपर है या नीचे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बिना मल्टीपल चार्ट्स खोले आप एक साथ उसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नीडलेस टू से, ग्रीन मतलब ऊपर है, रेड मतलब नीचे है, अप एरो मतलब ऊपर क्रॉस हुआ है, डाउन एरो मतलब नीचे क्रॉस हुआ। इसके साथ अगर कोई स्टॉक अपने एवी वैप के पास आता है, जैसे कि नियर एवी वैप का सेक्शन आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, जो आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी अभी अपने एवी वैप के पास है। निफ्टी जब आया था तब बताया था मॉर्निंग में, लाइव मार्केट में अपडेट हो गया था, और वो यहाँ पर भी तब एक्टिवेट हो गया था। तो आपको ये बता देता है कि देखो निफ्टी अभी एबी वैप को क्रॉस करके उसके पास है, वहां से ट्रेड बन सकता है। वहां पर आप सिग्निफिकेंट कैंडल और डिग्री कंफर्मेशन या कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई भी दो कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं, आप वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर पाते हैं। उसके बाद हमने देखा भी निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बना आवरली का, और एक ऑप्शंस में काफी अच्छा प्रीमियम हमको उसमें प्रॉफिट में मिला भी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइव मार्केट में आप देखोगे, ये जो स्टॉक के नाम यहाँ लिखे हैं, इनके बैकग्राउंड का कलर बीच बीच में चेंज होगा। बहुत सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक होंगे जिनके बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएंगे। किसी का ग्रीन हो जाएगा तो किसी का रेड हो जाएगा। जब ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है उसमें ज्यादा टिक्स जो लगे हैं वो बुलिश ट्रेड के लग रहे हैं। प्राइस ने, एवीवैप ने उसको अपसाइड क्रॉस किया है, उसका 20-50 अच्छा दिख सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो वहां कंफर्म कर रही हैं। तो आप वहां पर उन स्टॉक्स को देख सकते हो बुलिश नजरिए से। और सिमिलरली अगर कोई स्टॉक में रेड हो जाता है, तो उसको आप देख सकते हो बेरिश नजरिए से। अगर इस सेक्शन में हो रहा है, इट इज फॉर इंट्राडे पर्पस। अगर इस सेक्शन में हो रहा है, इट इज फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग पर्पस। स्विंग ट्रेड पोजिशंस के हिसाब से भी आप उसको ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्विंग ट्रेड पोजीशन से निकला हुआ कोई भी ट्रेड स्टॉक्स में मिनिमम 10 से 15% या 12% तक का मूव हमें दे देता है। एक ट्रेंडिंग फेज होता तो मैं 15 बोलता। फिलहाल अभी जिस तरह का हाई बीटा फेज चल रहा है, 10 से 12% या 8 से 12% को आप रख सकते हो बेंचमार्क, या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस या प्रीवियस सपोर्ट, वहां तक का मूव पोटेंशियल देने का मार्केट रखता है। अब फाइनली एवी वैप में एक ट्रैपिंग होती है, उसको भी समझना जरूरी है। बिना ट्रैपिंग को समझे कोई भी चीज कंक्लूड नहीं होती है। इसीलिए अभी रिसेंटली हमने एडवांस सेशन में आपको मार्केट के 5-6 तरह के ट्रैप्स बताए जो मार्केट में बनते हैं, रेगुलर बेसिस में ऑपरेटर बना रहा है। और अब हम देख भी रहे हैं कि इतना, मतलब जो ये डिफिकल्ट ईयर है, इसमें हाई ट्रैपिंग एक्टिविटी हो रही है। तो एवी वैप के ट्रैप को समझना है कि जब प्राइस एवी वैप पे आता है, तो वहां पर ऐसा क्या है जो ऑपरेटर ट्रैप कर सकते। कभी भी प्राइस एवी वैप पे आए और उसको ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल ये एवी वैप है और प्राइस यहाँ पर ऊपर नीचे करके गया ऊपर और वापस आया,
अब अगर ये प्राइस एवीवेब पे आता है और यहाँ आने के बाद एक क्रॉस होता है, और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद एक प्राइस का भी क्रॉस होता है और वीवैप का भी क्रॉस होता है, यानी दोनों क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पर इमीडिएट कोई सपोर्ट है क्या। अगर प्रीवियस एवीवैप के नीचे जब गया था और वहां कोई प्रीवियस सपोर्ट है, तो यानी कि ये जो नीचे अभी गिराया है ये ट्रैप, यहां पर हमको सेल नहीं करना है, हमको इसके नीचे ही कंफर्मेशन मांग। अगर ये यहां पर नहीं होता और दो कंफर्मेशन यहाँ कंफर्म होती तो हम यहीं से ट्रेड को ले लेते, लेकिन क्योंकि यहां पर एक प्रीवियस सपोर्ट बना हुआ है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम ट्रेड नहीं करें। अगर एवीवैप और इसके बीच में आप देखते हो 4 या 5% से ज्यादा का गैप है, तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो विथ अ 1 रुपी स्टॉप लॉस अबव एवीवैप, और आपका टारगेट सिर्फ 4% का ही होगा। क्लियर है? यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल को नहीं भूलना है। नीडलेस टू से, जो बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम कर रहा है वो आप लोग देख रहे हो, वो हमारा ईसीजी का सिस्टम है। ईसीजी का बहुत जल्द एक अपडेट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड पे उसका एक सेशन होगा, जिसमें मैं उस अपडेट को लॉन्च करूंगा और आप लोग को पूरा गाइड करूंगा कैसे उसको यूज करना है। आप लोग में से जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ईसीजी के, सबको उसका अपडेटेड वर्जन अपने एग्जिस्टिंग प्लान में ही मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ भी हमें देने की जरूरत नहीं है। सपोज आप में से किसी ने 4 महीने पहले ईसीजी लिया था, आपका अभी 6-8 महीने बचे हैं सब्सक्रिप्शन में, तो अगले 8 महीने के लिए आपको हमको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, आप अपडेटेड ईसीजी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाओगे। अगर आप में से कोई हैं जिन्होंने 1 महीने पहले लिया था, तो आप अगले 11 महीने तक उसको बिना कोई एडिशनल कॉस्ट के यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ऐसा रखा है कि जितने एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्लान में ही अपडेट्स को यूज कर पाए, क्योंकि हमने आपको पहले ही कमिट किया था कि जब भी कोई अपडेट आएगा एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो आप लोग के कन्विक्शन की वजह से हम आर&डी कर पाते हैं, जो कि काफी कॉस्टली होती है। एंड उस आर&डी के वजह से कभी आप लोग में से कोई मेरे से मिलते हैं तो मैं उनको दिखाता भी हूँ। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जो नया एवीवैप का है, उस नए नया ईसीजी का जो सिस्टम है, उस नए ईसीजी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए लास्ट 6 महीने के हर दिन के ट्रेड नोट्स हैं मेरे पास, और वो मेरे पास रिटर्न में है, हम उसको लिखते हैं आज से, ताकि हम उसको इम्प्रोवाइज करके फाइनल कर सके। और जब वो हो जाता है, रिजल्ट्स देता है कंटिन्यूअसली, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप एवीवैप को यूज कर रहे हैं और प्राइस एवीवैप पे आता है, और वहां आपको दिखता है कि कोई, जैसे सपोज करो कि ये एवीवैप है और प्राइस यहाँ एवीवैप पे आ गया और उसको ब्रेक कर रहा है, यानी कि यहाँ बेयरिश हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर लोअर पीआरसी है, तो क्या आप ट्रेड लोगे? आंसर इज अ बिग नो। क्योंकि आपको पता है कि ये जो जोन है यहाँ से ऑपरेटर घुमा देता है प्राइस को। अगर यहाँ पर पीआरजी होता और वो पीआरजी को भी ब्रेक कर दिया और एवीवैप को भी ब्रेक कर दिया, हाई कन्विक्शन ट्रेड लेते। इस डिफरेंस को समझ, यहाँ ये एरिया है जहां ऑपरेटर जो है वो ट्रैप करता है। तो अगर आप उसको कंबाइन करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, और ईसीजी जो है वो बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है इन द रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम, तो आपकी एक्यूरेसी मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाती है। तो इसको आपको समझना है, इसको समझ के अगर करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम खुद इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि सबको आपको बता दें। टीजर देखिए, कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है एवीवैप का वो चेंज नहीं हो रहा है। एवीवैप का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ब्रेकआउट ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन है, पीआरजी पीआरजी है, टारगेट्स अप एंड डाउन के जो हैं वो एज इट इज रहे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अचानक? आप में से एक जन का मैसेज आया कि सर एवीवैप का थोड़ा सा टीजर, ईसीजी, मैं बार बार एवीवैप ही बोल रहा हूँ बिकॉज उसी के बारे में हम बात कर रहे थे, बट उनका मैसेज आया कि सर ईसीजी, नए ईसीजी का एक टीजर दे दीजिए। तो ये ईसीजी में कुछ नया एसेट स्ट्रक्चरली चेंज नहीं होगा, अप्रोच जो होगी यूज करने की वो उसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे, और थोड़ा सा ये कैंडल्स के कलर आप देख रहे हैं चेंज हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें, और किस तरह से उसको यूज करना है, अप्रोच को कैसे, बिकॉज ये अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द चेंज इन अप्रोच।
जैसे अभी जो अमेरिका में फेड का जो वहां पर डेटा चल रहा है, फेड का और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, बोथ आर ट्राइंग टू डू गुड फॉर देयर इकोनॉमी। फेड चाह रहा है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या जो ये जो जो लग रहे हैं टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज जो लग रही हैं, उसके वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो ज्यादा बढ़ ना जाए, इसके वजह से फेड रेट नहीं बढ़ा रहा। सो इट इज एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टैक्सेस इम्पोज कर रहा है ताकि रेवेन्यू आए। ऑलरेडी वो लोग की डेट सीलिंग को हिट कर रहे हैं। सो तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास देश चलाने के लिए। तो वो भी लोगों के हक में, मतलब उनके फेवर में काम कर रहे हैं, हक में काम कर रहे हैं। तो जब दोनों ही जो हैं एंड्स हित में काम कर रहे हैं, तो फिर भला हो क्यों नहीं रहा इकोनॉमी का। और वही मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, जो हमारे एनुअल सेशन के साथ जुड़े थे, कि द डिफरेंस लाइज ओनली इन द अप्रोच। सो इफ यू हैव अ राइट अप्रोच, देन रिजल्ट्स आएंगे। ईसीजी पे सिस्टम ऑलरेडी रिजल्ट दे रहा है, तो हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है। हम सिस्टम को यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोच को मॉडिफाई कर रहे हैं। और अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपडेटेड ईसीजी के साथ आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको प्लॉट करने का भी चेंजेस करना है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड वो जब अप्रोच आप चेंज कर लोगे, और साथ में कैंडल्स का छोटा सा माइनर ट्वीकिंग है, तो क्या होगा, आपके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी रिजल्ट दे रहा है। सिस्टम पे तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसपे जो टाइम टाइम टू टाइम हमको क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज करना होता है, वो हम बैकग्राउंड में कर देते हैं। वो उसके लिए आपको चिंता भी नहीं करनी। एंड जो वर्किंग है इसकी, जिस तरह से ये लेवल्स काम कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे हो। बस इसको कैसे हमको यूज करना है ताकि हमको रिजल्ट और अच्छा आए, कन्विक्शन और बढ़ जाए, और रिजल्ट्स और बेटर हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बने, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली कुछ नहीं बदल रहा है, बट हाँ काफी कुछ अदरवाइज बदल जाएगा यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि रिजल्ट्स और अच्छे आ सके। और मैं बताऊं, इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे कहीं ना कहीं हमारे एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर्स का ही कंट्रीब्यूशन है। एंड इसीलिए हम किसी भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर से जो भी इसकी प्राइसिंग होगी या जो भी होगा, उसका कॉस्ट जो है वो हम उनके ऊपर नहीं देंगे। एंड इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड फॉर ऑल एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स। किसी को कोई कॉस्ट नहीं देना है, चाहे आपने 1 महीने पहले लिया हो, 15 दिन पहले लिया हो, अभी हफ्ता भर पहले भी किसी ने लिया, मैंने उनको बोला आप बहुत अच्छा टाइम पे ले रहे हो, बिकॉज आपको अच्छे प्राइस पे भी मिल गया, एंड अब आप फ्री अपग्रेड के साथ अगले 12 महीने यूज करो। सो इस तरह से आपको इसको यूज करें। अब हम फाइनली आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, अब मैं पहले भैया को बुलाता हूँ, वो 2 घंटे से वेट भी कर रहे हैं, तो काफी लेट हो गया है। तो पहले मैं भैया को बोलता हूँ, भैया अपना पार्ट कंक्लूड करेंगे। जैसे ही भैया का पार्ट कंक्लूड होगा, मैं आपको फाइनली 2 चीजें बताऊंगा। अगर मैं भूल जाऊं प्लीज रिमाइंड करिएगा। पहला, एक मैं आपको टाइम विंडो देने वाला हूं नेक्स्ट वीक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नए टाइम सीरीज के साथ वो कोरिलेट करेगा। और दूसरा, मैं आपको सेक्टर बताने वाला हूं जिसको फोकस करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम सीरीज। तो ये दोनों मैं बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जब भैया का सेशन कंक्लूड हो जाए।